फ्रेंड्स, आज हम शुरू करने वाले हैं अपना चैप्टर 17 चार्ज। देखिए, इससे पहले हम कवर कर चुके हैं अपने चैप्टर 1 से लेकर के 16 तक। प्रीवियस के 3 पार्ट्स हम अब तक क्विक रिवीजन के बना चुके हैं। ये 4th पार्ट है और इसमें हम देखेंगे कि कहाँ तक कवर होता है। ये वीडियो के एंड में पता लगेगा। तो चार्ज जो है ये सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है डियर फ्रेंड्स। इसको आप बहुत अच्छे से इसके नोट्स बनाएं। अगर इसको एक्सप्लेनेटरी समझना चाहते हैं तो दोनों के लिंक ऊपर आपको आई बटन में भी दिख रहे होंगे, इसके वीडियो के लिंक, और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी है। फुल वीडियो, फुल डिटेल्ड वीडियो वहाँ पे चर्चा में है विद केस लॉज, आप उसको ज़रूर देख लें। प्री पॉइंट ऑफ व्यू से मैं सारी चीज़ें कवर करने की कोशिश करूँगा। चार्ज जो है 211 से लेकर के अप टू 224 तक आता है। चार्ज को डिवाइड किया जाता है एक फॉर्म ऑफ चार्ज में, और दूसरा इसका होता है ज्वाइंटर ऑफ चार्ज। दो कैटेगरी में इसको डिवाइड करते हैं। 211 से 217 आपका फॉर्म ऑफ चार्ज बात करता है, और आपका 218 से 224 जो है ज्वाइंटर ऑफ चार्ज की बात करेगा। फॉर्म ऑफ चार्ज मीन्स व्हाट इज द कंटेंट ऑफ चार्ज। चार्ज है क्या? चार्ज इज अ नोटिस और इंफॉर्मेशन टू द एक्यूज्ड that it gives the clear and unambiguous information to the accused what charges, what offense you have done, you have to defend for what। तो ये उसकी इंफॉर्मेशन देना, तो कंटेंट इसके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। फॉर्म नंबर 32 यूज होता है, ये भी एक याद रखिए, कहीं से पूछा जा सकता है। कहाँ दे रखा है? स्केड्यूल 2 ऑफ CRPC, सेकंड स्केड्यूल में दे रखा है। अब आते हैं हम अपने सेक्शन 211 पे। ये आपको कंटेंट ऑफ चार्ज की बात करेगा। टोटल 7 कंडीशंस यहाँ बताई गई हैं कि ये 7 तरह की चीज़ें हैं, 7 टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन शुड बी इन द चार्ज। एवरी चार्ज अंडर दिस कोड शैल स्टेट द ऑफेंस, यानी कि सबसे पहली बात है कि एवरी चार्ज स्टेट द ऑफेंस विद विच एक्यूज्ड इज चार्ज। चार्ज जो है यहाँ पे ऑफेंस को स्टेट करना है, हर चार्ज में ऑफेंस बताना है कि क्या ऑफेंस किया, जो भी आप उस पर चार्ज लगाएंगे। सेकंड इंपॉर्टेंट चीज क्या आ जाती है कि नेम ऑफ द ऑफेंस, कि ये कोई स्पेसिफिक नेम आपको बताना है अगर लॉ ने प्रोवाइड किया है। ये मैं कीवर्ड बता रहा हूँ आपको। अगर लॉ ने कोई स्पेसिफिक नेम है तो वो प्रोवाइड करना है। मान लीजिए तीसरी चीज यहाँ पे क्या है, कोई स्पेसिफिक नेम नहीं है, ठीक है, डज नॉट गिव स्पेसिफिक नेम, in that case there should be a statement to describe the offense। तो उसकी जो डेफिनेशन है वो ऐसी होनी चाहिए कि जिससे कि ऑफ एक्यूज्ड को पता लग सके कि क्या ऑफेंस हुआ है। अब तीसरा बात कहता है कि भाई लॉ और सेक्शन में बताना है। जैसे आपने बता दिया कि IPC 379 थेफ्ट की है, IPC 302, तो इसी से अंडरस्टूड है कि मर्डर का चार्ज लगा है। तो सेक्शन और लॉ दोनों यहाँ पे डिफाइन करने हैं। द फैक्ट दैट चार्ज इज मेड इज इक्विवेलेंट टू अ स्टेटमेंट दैट एवरी लीगल कंडीशन बाय लॉ। ये क्या कह रहा है? सीधी सी बात ये कह रहा है कि जो लॉ के इंग्रेडिएंट्स हैं, जो इंग्रेडिएंट ऑफ लॉ हैं, वो कंप्लीट हो गए। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल थेफ्ट के लिए क्या चाहिए? आपकी मूवेबल प्रॉपर्टी होनी चाहिए, डिसऑनेस्टली, ठीक है, किसी की पोजीशन से कैसे ली हो आपने? डिसऑनेस्टली लिया हो। उसके बाद क्या है? विदाउट कंसेंट हो। ये सब क्या है? ये थेफ्ट के, ये सारी चीज़ें मिलेंगी तभी थेफ्ट होगी। तो ये मान लिया जाएगा। 5 ये कह रहा है कि जो स्टेटमेंट है, जो लीगल कंडीशन है, ये लीगल कंडीशन है इसकी, दीज मस्ट बी कंप्लीटेड। 6 बात करता है लैंग्वेज ऑफ द कोर्ट। देखिए, लैंग्वेज ऑफ कोर्ट को ना अपने बेयर एक्ट में 2 चीज़ लिख लें। एक तो सेक्शन 272 जो बात करता है IPC में, और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में आर्टिकल 348। तो लैंग्वेज ऑफ कोर्ट में लिखा जाना चाहिए, मस्ट बी रिटन इन लैंग्वेज ऑफ कोर्ट। फिर आता है लास्ट आपका प्रीवियस कन्विक्शन। अगर कोई प्रीवियस कन्विक्शन है, कहाँ पढ़ते हैं हम? IPC के सेक्शन 75 में पढ़ते हैं प्रीवियस कन्विक्शन के बारे में। अगर कोई प्रीवियस कन्विक्शन है तो उस केस में क्या है, आपको यहाँ पे
चैप्टर 12 और 17 आपको याद होंगे किसके, आईपीसी के। इनके तहत पहले कोई अपराध किया तो प्रीवियस कन्विक्शन है। तो प्रीवियस कन्विक्शन में क्या बताना है, तो जो प्रीवियस कन्विक्शन है तो उसमें उसके फैक्ट क्या थे, डेट, प्लेस ऑफ प्रीवियस कन्विक्शन, ये सारी की सारी चीज़ें वहाँ मेंशन करनी है। बस ये आपका 211 है और कुछ नहीं है। इसके इलुस्ट्रेशन देख लीजिएगा, एक इलुस्ट्रेशन मैं पढ़ रहा हूँ, बाकी आपको पढ़ने हैं। ए चार्ज विद मर्डर ऑफ बी, दिस इज इक्विवेलेंट स्टेटमेंट दैट ए एज एक्ट फेल विद इन डेफिनेशन ऑफ मर्डर। भाई ए के ऊपर मर्डर का चार्ज लगा तो सीधी सी बात है कि उस पर 219 और 300 ही लगी हुई आईपीसी की। इट, और ये भी यहाँ पे श्योर हो गया है, जब मर्डर का चार्ज आपने लगा दिया है तो देखिए ये सेक्शन जो आपका सब सेक्शन 5 है 211 का, उसकी बात कह रहा है कि भाई इसका मतलब ये कि वो जनरल एक्सेप्शन में भी नहीं आता है। ठीक है, 76 से 105 ये कहीं किसी जनरल एक्सेप्शन में नहीं आता है। उसके साथ साथ यहाँ पे क्या है कि वो जो सेक्शन 300 के एक्सेप्शन है पाँचों, उसमें भी नहीं आता है। और पहला जो एक्सेप्शन है एक्सेप्शन 1 का, उसमें भी 3 प्रोवाइजो हैं, उनमें भी नहीं आता है। अगर मर्डर का चार्ज लगा दिया तो इट मीन्स ऑल लीगल डेफिनेशन रिक्वायरमेंट्स हैज बीन कंप्लीटेड, ये चीज़ यहाँ पे कह देता है। नेक्स्ट आते हैं 212 पे। ये आपको टाइम, प्लेस और पर्सन की बात कर रहा है। टाइम, प्लेस और पर्सन कैसे होगा कि भाई अपराध कहाँ पे हुआ, किस टाइम हुआ और किसने किया, ये बहुत ज़रूरी है। इसके दोनों सबसेक्शन ध्यान से देखिएगा। पहला तो कहता है कि चार्ज सेल कंटेन सच पर्टिकुलर्स, भाई टाइम बताना है, प्लेस बताना है, ठीक है, कि जो ऑफेंस का आप आरोप लगा रहे हो कहाँ पे हुआ है, और कोई पर्सन अगेंस्ट हूम और थिंग। जो ये पर्सन है ना, ये विक्टिम है, और ये विक्टिम पर्सन भी हो सकता है, कोई थिंग हो सकती है, कोई हाउस हो सकता है, मतलब कुछ भी हो सकता है। ठीक है, एज रीजनेबली सफिशिएंट टू बी एक्यूज नोटिस, भाई एक्यूज को पता लग सके कि मैंने किस टाइम, किस जगह, किसके खिलाफ अपराध किया है। इस चीज़ को समझिए, एक्यूज के एंगल से देखिए इन चीज़ों को। सब सेक्शन 2 कहता है क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। जो आपका क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है, ये कहाँ पे ऑफेंस है, ये आईपीसी में ऑफेंस है 405 से 409 आप इसको पढ़ते हैं। डिसऑनेस्ट मिस अप्रोप्रिएशन, जो आपका डिसऑनेस्ट मिस अप्रोप्रिएशन है, ये भी आपका आईपीसी में ही आता है। ऑफ मनी और अदर मूवेबल प्रॉपर्टी, देखिए यहाँ पे क्या है कि ये जनरल रूल कहता है कि एग्जैक्ट टाइम बताना है, ठीक है, प्लेस बताना है। लेकिन जो क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट और डिसऑनेस्ट मिस अप्रोप्रिएशन है, भाई ये मनी या मूवेबल प्रॉपर्टी से अगर रिलेटेड है तो कोई प्लेस नहीं हो सकता, एग्जैक्ट टाइम नहीं हो सकता। तो उस केस में आप ग्रॉस सम बता दीजिए, ठीक है, और डेट बता दीजिए, बिटकॉइन कीजिए इस डेट से लेके 1 जनवरी 2021 से लेकर के मेरा 1 जनवरी 31 दिसंबर 2021 तक मेरे साथ ये हुआ है। अब मैंने ये 1 साल ही क्यों लिखा है, क्योंकि दिस इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू के लिए, कि ये जो टाइम लिमिट है ये 1 साल से ज़्यादा क्रॉस नहीं होनी चाहिए। ये 212 हो गया। 213 व्हेन मैनर, आपको मैनर बताना है, ये कब पिक्चर में आता है, जब 211 और 212 आपका ये कब सफिशिएंट नोटिस ना दे पाए, एक्यूज को पता ही ना लग पाए, तो उस केस में मैनर बताना है, इतना याद रखिए। जैसे ए इज एक्यूज्ड ऑफ थेफ्ट ऑफ सर्टेन आर्टिकल, सर्टेन टाइम, सर्टेन प्लेस, चार्ज नीड नॉट टू सेट आउट। मैं तो चोरी करने का तरीका बताने की जरूरत नहीं कि वो दीवार से कूदा, खिड़की से, ऐसे ऐसे जरूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन मान लो भाई ए जो है वो एक्यूज्ड है डिसओबेइंग डायरेक्शन ऑफ अ लॉ विद इंटेंट टू सेव बी फ्रॉम पनिशमेंट, तो वहाँ पे डिसओबीडियंस का जो चार्ज है वहाँ पे आपको सेट आउट करना पड़ेगा, मैनर बताना पड़ेगा। किसी पब्लिक सर्वेंट को आपने काम करने से रोका, कैसे रोका, आप भीड़ लेकर आए, आपने उसका हाथ पकड़ लिया, आपने उसको पीट दिया, आपने उसके कनपट्टी पे गन रख दी, कैसे रोका, मैनर मस्ट बी डिस्क्राइब। 214 कहता है वर्ड्स इन चार्ज टेकन ऑफ सेंस ऑफ लॉ अंडर विच ऑफेंस इज पनिशेबल, ये सेंस ऑफ लॉ की बात करता है। 214 में ये कह रहा है सेंस ऑफ लॉ होनी चाहिए, अगर कानून लॉ ये कहता है कि भाई थेफ्ट इसे ही माना जाएगा, थेफ्ट इन लर्किंग हाउस इसे माना जाएगा, तो उसे ही माना जाएगा, यानी कि लैंग्वेज मस्ट बी एज पर द लॉ, ठीक है।
अगर 2 लॉ में डिफाइन है तो भाई आप देखें किसी पीरियड, जैसे आप सेक्शन 71 पढ़ते हैं हम, तो दोनों डेफिनेशन नहीं ली जाएंगी वहाँ पे, लॉ के हिसाब से डिफाइन करना है। 215 कहता है इफेक्ट ऑफ एरर, इसके साथ लिख लीजिए रीड विद 464। देखिए ये क्विक रिवीजन थोड़ा सा लेंथी है, लेकिन ज़्यादा क्विक में आप चीज़ें मिस कर जाओगे तो आपको फ़ायदा नहीं होगा। थोड़ा सा 1-2 घंटा ज़्यादा लगा लीजिए, ज़्यादा बेनिफिट होगा। नो एरर इन स्टेटिंग में, एरर से क्या होगा, एरर देखिए मैं आपको बता देता हूँ, एरर 2 तरह के होते हैं। 215 को थोड़ा सा हम समझेंगे, डायरेक्ट लैंग्वेज में हम नहीं जानने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। ये एरर की बात कर रहा है, ठीक है। एरर 2 तरह के होते हैं, एक आपका मटेरियल एरर होता है, एक आपका इमटेरियल एरर होता है, ठीक है। जो इमटेरियल अगर एरर है तो देयर इज़ नो इफेक्ट, उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। लेकिन अगर मटेरियल एरर है तो उस टाइम पे भी 2 चीज़ें हो सकती हैं। एक आपका क्या हो सकता है कि एक्यूज्ड मिसलीड हो जाएगा, एक्यूज क्या हो जाएगा, मिसलीड हो जाएगा। दूसरा क्या हो जाएगा यहाँ पे कि फेलियर ऑफ जस्टिस। अगर इस तरह का एरर है तो फिर गलत हो जाएगा। ये 215 है, समझ गए आप। जैसे ए के ऊपर चीटिंग का चार्ज लगा, इन द मैनर इन विच ही चीटेड, बी इज नॉट सेट आउट इन द चार्ज और इज सेट आउट करेक्टली। भाई चीट किस तरह से किया ये नहीं पता है, ए ने अपने आप को डिफेंड किया, विटनेस बुलाए, ठीक है। कोर्ट में इन्फर फ्रॉम दिस दैट द ओमिशन इज सेट आउट द मैनर ऑफ चीटिंग इज नॉट मटेरियल, तो वहाँ पे मटेरियल नहीं है, ठीक है। लेकिन सबसे जो इलस्ट्रेशन है यहाँ पे मटेरियल है। इलस्ट्रेशन पढ़ लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। मटेरियल एरर है तो भी गलत है, इमटेरियल एरर है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। बस 216 पे आ जाइए। कोर्ट में अल्टर चार्ज, यहाँ से एक MCQ बनना ही बनना है। कोर्ट कब चार्ज अल्टर कर सकता है, एनी कोर्ट में अल्टोरेड एनी चार्ज, ये फर्स्ट ना आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कभी भी कर सकता है जजमेंट देने से पहले। और अगर उसको लगता है कि चार्ज अल्टर करने के बाद ये प्रेजुडाइज इफेक्ट डाल रहा है प्रोसिक्यूशन पर, तो वो नया ट्रायल चला देगा। अगर उसे लगता है कि कोई प्रेजुडाइज इफेक्ट नहीं है पार्टीज पर, तो वो क्या करेगा, जैसा उसको सही लगे एडजन कर सकता है, उसी ट्रायल को वहाँ से कंटिन्यू कर सकता है। इतना ही है कोर्ट में, जो कोर्ट चार्ज अल्टर करता है वहाँ पे आपको इतना ही याद रखना है। उसके बाद आ जाइए रिकॉल ऑफ फिटनेस। भाई जब भी आप 216 में, पहले 216 को याद रखिए कि अल्टर ऑफ चार्ज की बात करता है, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट है, जजमेंट से पहले कभी भी अल्टर कर सकता है। अगर चार्ज अल्टर होंगे तो 217 में विटनेस को रिकॉल किया जा सकता है, रीसमन कर सकते हैं एग्जामिन करने के लिए, क्योंकि भाई अभी चार्जेस चेंज हो गए, अल्टर हो गए चार्ज, तो आपको दोबारा तरीके से विटनेस को बुलाना होगा। तो यहाँ तक तो था आपका चार्ज के कंटेंट। अभी हम देखो चार्ज वो पढ़ेंगे अब आगे, 218 से हम ज्वाइंट ऑफ चार्ज का 224 तक, ये इंपॉर्टेंट और 220 सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें। 218 देखिए एक बेसिक रूल की बात करता है। 218 कहता है कि भाई जितने भी आपके ऊपर चार्ज लगे हैं, एवरी चार्ज मस्ट बी ट्राइड सेपरेटली। सब चार्ज का अलग अलग सेपरेट चार्ज लगना चाहिए। मान लीजिए किसी ने थेफ्ट कर दी, किसी ने मर्डर कर दिया, तो भी थेफ्ट का अलग चार्ज लगेगा, मर्डर का अलग लगेगा, दोनों का ट्रायल भी अलग होना चाहिए। तो क्या भारतीय कोर्ट्स का इतना पास टाइम है? नहीं है। अब इसकी 4 एक्सेप्शंस हैं, 219, 220, 21 एंड 23। और कुछ सप्लीमेंट्री प्रोविजंस हैं जो 222 में विड्रॉल ऑफ चार्जेस की बात करते हैं या रिड्यूस ऑफ चार्जेस की बात करते हैं। इनको हम फटाफट देख लेते हैं। 218 एक जनरल रूल बात करता है, इसमें ज़्यादा पढ़ने का कुछ नहीं है, इलस्ट्रेशन से आप समझ जाएंगे। अगर ए इज एक्यूज्ड ऑफ थेफ्ट वन ओकेजन कॉजिंग ग्रीवियस ऑन अनदर ओकेजन, तो दोनों के लिए सेपरेट होना चाहिए, ये कहीं एप्लीकेबल नहीं होता है। 219 से आपका एग्जाम के लिए MCQ, जहां मैं MCQ लिख रहा हूं दैट इज इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा। वहां पे कितने चार्ज एक साथ ट्राई किए जा सकते हैं बाय सेम पर्सन? तो मैक्सिमम 3 ऑफेंसेस, कितने टाइम के अंदर? नॉट एक्सीडिंग 3 विद इन 12 मंथ्स, विद इन 12 मंथ्स। सेम, ये किसकी बात कर रहा है? ऑफेंस आर ऑफ सेम काइंड। जब वो सेम पनिशमेंट से अगर पनिशेबल है तो भैया हम उनको मान लेंगे IPC में कि वो सेम है। लेकिन इसका एक्सेप्शन है, 379 में 3 ईयर्स है, 380 में 7 ईयर्स है, बट स्टिल दीज आर दी सेम ऑफेंसेज, इसीलिए इसको प्रोवाइजो बताया गया है।
एक साल के अंदर सेम पर्सन के द्वारा सेम काइंड के ऑफेंस किए गए हैं तो मैक्सिमम 3 ऑफेंस को आप कर सकते हैं एक साथ ट्रायल, ये याद रखिएगा। 220 कहता है ट्रायल फॉर द मोर देन वन ऑफेंस, एक से ज़्यादा ऑफेंस के बारे में यहाँ पे ये बात कर, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है 220, इसको आपको थोड़ा सा समझना होगा। ये क्या कह रहा है कि सेक्शन 71 अगर आप पढ़ के आए हैं आईपीसी का, हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं, तो आपको ये सेक्शन क्लियर हो जाएगा। नहीं पढ़ा तो पहले इसको जरूर पढ़िएगा, वीडियो को पॉज करके पढ़ लीजिए, मैं तो कहता हूँ। इफ इन वन सीरीज ऑफ एक्ट सो कनेक्टेड टुगेदर एज टू फॉर्म सेम ट्रांजेक्शन मोर ऑफेंस देन वन आर कमिटेड बाय सेम पर्सन। भाई एक ही व्यक्ति ने एक ही ट्रांजेक्शन में घर में घुसा, चोरी की, सिर फोड़ दिया, किसी को मार दिया, तो ही कैन बी सेम ट्रांजेक्शन में सब कुछ कर दिया एक ही व्यक्ति ने, एक ट्रायल में करेंगे, हम अलग अलग ट्रायल क्यों चलाएंगे, पहली चीज। दूसरा क्या कहता है, जब पर्सन चार्ज है मोर देन वन ऑफेंस के, जहां पे क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है, डिसऑनेस्ट मिस एप्रोप्रिएशन, अभी हम पढ़ के आए थे टाइम प्लेस में 212 में, ये कह रहा है कि जब ऐसे ऑफेंस कर देता है जहां पे एग्जैक्ट टाइम प्लेस एग्जैक्ट अमाउंट बताना पॉसिबल नहीं है, ठीक है, तो उस केसेस में भी क्या है कि मोर देन वन ऑफेंस है, फाल्सिफिकेशन ऑफ अकाउंट है, ही मे बी चार्ज विद एंड ट्राइड एट वन ट्रायल फॉर एवरी सच ऑफेंस, तो उस केस में भी हम उसके ऊपर एक ही ऑफेंस से लागू कर देंगे। तीसरी कंडीशन यहाँ पे क्या कहती है कि जब ऑफेंस के पास 2 से ज़्यादा डेफिनेशंस हैं, डेफिनेशन एक से ज़्यादा है, तो भाई हम उसको एक डेफिनेशन लेंगे और सिंगल ट्रायल चलाएंगे एज पर सेक्शन 71 आईपीसी और सेक्शन 31। आपको एक चीज़ नोट कर लीजिए, सेक्शन 31 सीआरपीसी, सेक्शन 71 एंड 72 आईपीसी, दीज आर द पनिशमेंट असेसमेंट सेक्शन, सेंटेंस का असेसमेंट करने वाले सेक्शन बोले जाते हैं, ये वर्ड याद रखिएगा। फोर्थ आपका कहता है जब एक ऑफेंस और दूसरा ऑफेंस बन के मिलके तीसरा ऑफेंस बनाते हैं, जैसे 392 में किसी ने क्या किया, डकैती की, 329 में हार्ट आ जाती है आपकी, और यहाँ पे दोनों मिलके 394 बनाते हैं, तो इसके ऊपर ये भी लगेगा, ये भी लगेगा और ये भी लगेगा। फिफ्थ बात कर रहा है कि भाई इस सेक्शन के अंदर जो है आईपीसी 71 के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है, ये आपका हो गया। मैं इसके लिए ना एक 220 का चार्ट पोस्ट कर दूंगा टेलीग्राम चैनल पे, आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। 221 वेयर इट इज़ डाउटफुल दैट ऑफेंस हैज़ बीन कमिटेड। 220 के एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, इसके इलुस्ट्रेशन जरूर कर लीजिएगा, 220 के इलुस्ट्रेशन सभी इंपॉर्टेंट है, वो आप जरूर कर लीजिएगा। 221 कहता है कि जब ये डाउटफुल होता है, तो डाउटफुल केस में क्या होगा, अगर कोई सिंगल एक्ट या सीरीज ऑफ एक्ट है जहां पे ये डाउटफुल है कि जो सेवरल ऑफेंस हैं कैन बी प्रूव्ड विल कंस्टिट्यूट द अक्यूज्ड में चार्ज विद हैविंग कमिटेड ऑल एनी सच ऑफेंस और एनी नंबर ऑफ चार्ज में बी ट्राइड एट वंस। भाई जहाँ डाउटफुल है, मान लीजिए मुझे अब कन्फ्यूजन है कि उस पर 379 लगाएं कि 380 लगाएं, 299 लगाएं कि 300 लगाएं, तो इस केस में उसके ऊपर दोनों लगाई जा सकती हैं या कोई एक लगाई जा सकती है। और मान लीजिए कि आपने उसके ऊपर लगा दी और एविडेंस में पता लगा कि नहीं इसके ऊपर तो 379 380 प्रूव हो रही है, या कोई तीसरा ऑफेंस प्रूव हो रहा है जो लगाया ही नहीं गया, तो आप उसके लिए भी उसको पनिश कर सकते हो, जरूरी नहीं है कि यहाँ पे हम लगाएं। व्हेन ऑफेंस प्रूव्ड इंक्लूडेड दी इन ऑफेंस चार्ज्ड, जब ऑफेंस उसमें इंक्लूड हो, यानी कि आपने लगाया तो बड़ा और निकला छोटा, आपने बड़ा उसके ऊपर चार्ज लगाया और बाद में प्रूव क्या हो गया, छोटा चोर। जैसे मैंने कहा कि 373 आपने 380 लगाया, बाद में 379 प्रूव हो गया, घर में घुसा ही नहीं, बाहर ही पड़ा था आइटम, ये प्रूव हो जाता है, तो उसको छोटे के लिए सजा मिलेगी ना कि बड़े के लिए, इतना ही कह रहा है। 223 क्या कह रहा है आपका, ये सप्लीमेंट्री प्रोसीडिंग हम पहले भी बात कर चुके हैं, ये कह रहा है कि ज्वाइंडर ऑफ पर्सन की बात कर रहा है। आपको याद होगा हम सीपीसी में ऑर्डर 1 रूल 3 जहाँ पे ज्वाइंडर ऑफ पार्टीज करते हैं, इसी तरह ये ज्वाइंडर ऑफ पर्सन है कि कितने व्यक्तियों को एक साथ लगाया जा सकता है, इसमें भी टोटल 7 कंडीशंस दी गई हैं। अब मान लीजिए पर्सन एक्यूज ऑफ सेम ऑफेंस सेम ट्रांजैक्शन, भाई 3-4 लोग मिलकर किसी एक जगह बैंक लूटने गए, सब पे एक साथ ट्रायल चलेगा, अलग अलग थोड़ी चलेगा। या अबेटमेंट अटेम्प्ट टू कमिट ऑफ सच ऑफेंस, भाई मैंने आपको अबेट किया और आपने जाके वो ऑफेंस कर दिया, तो दोनों पे एक साथ चलेगा। तीसरा कह रहा है आपको कि एक्यूज मोर देन वन ऑफेंस ऑफ सेम काइंड विद इन मीनिंग 219 कमिटेड बाय देम ज्वाइंटली विद इन पीरियड ऑफ 12 मंथ्स। भाई हमने कहा था कि 12 महीने के अंदर
12 मंथ में मैक्सिमम हम 3 सेम काइंड के ऑफेंस को ट्राई कर सकते हैं। मान लो 2 या 3 लोगों ने मिलकर एक साथ किए हैं तो सबको सेम ट्रायल में चलेगा। पर्सन एक्यूज ऑफ डिफरेंट ऑफेंसेज कमिटेड इन कोर्स, भाई आप कहीं पे गए, एक ने चोरी की, दूसरे ने मर्डर किया, तीसरे ने रेप किया, तीनों पे एक साथ ट्रायल चलेगा। पर्सन एक्यूज ऑफ ऑफेंस विच इंक्लूड थेफ्ट, एक्सटॉर्शन, चीटिंग, क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन एंड, भाई क्या किया, मैंने कहीं से किसी क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट किया, कहीं प्रॉपर्टी ली, कहीं प्रॉपर्टी दी, कहीं पैसा लिया, किसी को दिया, किसी ने चोरी की, किसी ने चोरी का सामान कहीं पे छिपाया, तो इन सब के ऊपर क्या है, सेम ट्रायल चल सकता है। पर्सन एक्यूज्ड ऑफ ऑफेंस अंडर सेक्शन 401 एंड 414 ऑफ आईपीसी ऑफ ईदर ऑफ दो सेक्शन स्टोलन प्रॉपर्टी रखी किसी ने, ठीक है, एक ने लेकर दूसरे को दे दी, दूसरे ने लेकर तीसरे को दे दी। जी, पर्सन एक्यूज्ड ऑफ एनी ऑफेंस अंडर चैप्टर 12 ऑफ आईपीसी रिलेटिंग टू काउंटरफिट ऑफ कॉइन, वे करेंसी के नोट में जितने लोग शामिल हैं फेक करेंसीज में, सभी के ऊपर। प्रोवाइजो इसका इंपॉर्टेंट है, प्रोवाइजो को जरूर देख लीजिएगा। प्रोवाइजो इसका क्या कह रहा है कि ये डिस्क्रिशनरी चेक है। प्रोवाइजो क्या है, कोर्ट का डिस्क्रिशनरी चेक है। इसके लिए केस लिख लीजिएगा, AR अतुल्य वर्सेज RS नायक, ये इसके स्पेशली प्रोवाइजो के लिए केस है 1988 का। ये कहता है कि जहाँ पे मान लीजिए कहीं पे नंबर ऑफ पर्सन आर चार्ज विद द सेपरेट ऑफेंसेज एंड सच पर्सन डू नॉट फॉल विद इन एनी कैटेगरी, भाई ये सीधी सी इतनी बात कह रहा है कि मान लीजिए ऊपर जो 7 कैटेगरी आपने बात की उसमें फॉल ही नहीं करता है, तो भी कोर्ट यहाँ पे क्या है, मैजिस्ट्रेट और कोर्ट ऑफ सेशन के पास ये डिस्क्रिशनरी पावर होगी, या तो वो एप्लीकेशन दी जाए उसको राइटिंग में, या वो सुओ मोटो सेटिस्फाइड हो जाए, और वो जो है किसी को प्रिजुडिशली इफेक्ट ना कर रही हो वो बात, ठीक है, तो वो ऐसे लोगों को एक साथ ट्रायल चला सकता है। समझ रहे हैं आप, उसको 4 लोगों को ट्रायल चलाना है लेकिन 7 कंडीशन में एक साथ नहीं आ रहे, या तो सुओ मोटो मैजिस्ट्रेट या कोर्ट ऑफ सेशन को लग जाए, तो हु कैन डू, कोर्ट ऑफ सेशन और मैजिस्ट्रेट, पहली चीज़। तो क्या इन 7 कंडीशन से अलग भी जा सकते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं, कोर्ट का डिस्क्रिशन है। कहाँ लिखा है, प्रोवाइजो लिखा है, 223 का प्रोवाइजो लिखा है। 224 रीड विद सेक्शन 321 जहाँ पे पब्लिक प्रोसिक्यूटर विड्रॉ कर सकता है। भाई विड्रॉल ऑफ चार्जेस, मान लीजिए 10 चार्ज लगे थे, 5 प्रूव हो गए, 5 के लिए पनिश कर दिया, तो जो 5 बच गए वो क्या करेंगे, विड्रॉ कर लेंगे, इतनी सी बात है। नेक्स्ट हमारा शुरू हो जाता है ट्रायल। देखिए ट्रायल अंडर CRPC, ये जो है आपका कैसे डिवाइड है हम इसकी बात कर लेते हैं। 4 तरह के ट्रायल होते हैं। पहला आपका होता है सेशन ट्रायल, दूसरा आपका होता है वारंट केस ट्रायल, और तीसरा आपका होता है सम्मन केस ट्रायल, सम्मन केस ट्रायल। फोर्थ वन होता है समरी ट्रायल, और वैसे देखा जाए तो एक 5th भी आता है जिसको प्ली बार्गेनिंग कहते हैं, उसको भी इसके साथ ही पढ़ा जाना चाहिए। वैसे ये 4 ट्रायल होते हैं CRPC में। जो सेशन ट्रायल आते हैं ये आपके आते हैं 225 से लेकर के 237, इनको याद कर लीजिए। उसके बाद वारंट केस ट्रायल जो आते हैं ये आपके आते हैं 238 से 250 तक, और सम्मन केस ट्रायल जो आते हैं 251 से लेकर के 259 तक, और 260 से लेकर 265 तक समरी ट्रायल है। और चैप्टर 21A के अंदर जो कि 2006 में ऐड किया गया था 5 जुलाई 2006 से, और अमेंडमेंट एक्ट था 2005 का, 265A से लेकर के 265L तक। इनको अगर आपने कवर कर लिया तो यहाँ से कई सारे क्वेश्चन बनते हैं आपके, स्पेशली सेशन ट्रायल से कई क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहले हम शुरू करते हैं सेशन ट्रायल। सेशन ट्रायल जो है सेक्शन 225 से 237 तक जाता है, और चैप्टर 18 का ये CRPC का पार्ट है। सबसे पहले हम देखेंगे कि सेक्शन 225 क्या कह रहा है। सेक्शन 225 बता रहा है आपको कि द प्रोसिक्यूटर, पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो है, ही विल स्टार्ट। पब्लिक प्रोसिक्यूटर के बारे में हम कहाँ पढ़ते हैं, सेक्शन 2425, पब्लिक प्रोसिक्यूटर, असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर। तो ये क्या कह रहा है कि जब कभी भी आपका जो केस है कोर्ट उसमें,
तो वहाँ पे पब्लिक प्रोसिक्यूटर होगा। क्यों होगा? क्योंकि हमने 24 में पढ़ा था कि कोर्ट ऑफ सेशन में और हाई कोर्ट में आपके पब्लिक प्रोसिक्यूटर बैठते हैं, मैजिस्ट्रेट कोर्ट में आपके असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर होते हैं। तो सीधी सी बात है कि कोई भी ट्रायल जो कोर्ट के सामने होगा, कोर्ट ऑफ सेशन के, तो प्रोसिक्यूशन शैल बी कंडक्टेड बाय पब्लिक प्रोसिक्यूटर बिकॉज इट इज़ अ स्टेट केस, स्टेट पार्टी होती है वहाँ पे। ये आपका क्या है? इट इज़ अ ऑफेंस अगेंस्ट द सोसाइटी। दूसरी चीज़ आती है आपकी ओपनिंग फॉर केस फॉर द प्रोसिक्यूशन। तो भैया जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर हैं अक्षय कुमार जी जैसे, वही यहाँ पे जो है जब भी एक्यूज्ड अपीयर होगा या कोर्ट के सामने लाया जाएगा, तो उस टाइम पे क्या है, केस की ओपनिंग कौन करेगा? अंडर 209 किसकी बात करता है? कमिटल की बात करता है। जब केस कमिट करता है मैजिस्ट्रेट कोर्ट किसको? कोर्ट ऑफ सेशन को, तो प्रोसिक्यूटर शैल ओपन हिज केस। तो केस की शुरुआत कौन करेगा? प्रोसिक्यूशन करेगा अगेंस्ट द एक्यूज्ड एंड स्टेटिंग बाय व्हाट एविडेंस ही प्रपोजेस टू प्रूव, और अपने एविडेंस बताएगा। 227 कहता है कि मान लीजिए डिस्चार्ज, भाई अगर वो जो सारे रिकॉर्ड पीपी ने बताए उस सुनने के बाद जो डॉक्यूमेंट कोर्ट के सामने थे, हमारे जज साहब को लगा, त्रिपाठी जी को, कि नहीं कोई ऑफेंस नहीं बनता है, तो वो उसे डिस्चार्ज कर देंगे। ध्यान दीजिएगा, डिस्चार्ज और एक्विटल में डिफरेंस होता है। फ्रेमिंग ऑफ चार्ज होने से पहले अगर किसी को छोड़ दिया जाता है तो दैट इज डिस्चार्ज, लेकिन यहीं पे अगर 232 में एक्विटल होता है। एक्विटल कब होता है? जब आपका फ्रेमिंग ऑफ चार्ज एविडेंस लेने के बाद कोर्ट उसको छोड़ता है, दैट विल बी एक्विटल। ये दोनों चीज़ याद रखिएगा। 228 कहता है फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस की। चार्जेस हमने अभी तो हम पढ़ के आए हैं 211 से 224, तो उस तरह से उसके चार्ज फ्रेम कर दिए जाएंगे। अब यहाँ पे देखिए कुछ हाईलाइट हो रखा है। हाईलाइट का मतलब क्या है कि जो ये चीज़ यहाँ पे मैंने बोल्ड कर रखी है, ये इससे पहले नहीं थी। ये कब डाली गई? यहाँ पे 2005 में अमेंडमेंट एक्ट 2005 का था और डाला गया था 2006 में। इतना याद रखिएगा। 23 जून 2006 से इफेक्टिव हुआ था ये। तो इसमें क्या है कि ये कहता है कि अगर कोर्ट को लगता है कि वो मुझसे ट्राइबल बाई कोर्ट ऑफ सेशन नहीं है, ठीक है, तो वो चार्ज फ्रेम करेगा एक्यूज की और केस को ट्रांसफ़र कर देगा सीजेएम को या किसी जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास को। पहले सिर्फ सीजेएम था। यानी कि 209 में केस आया मैजिस्ट्रेट से कोर्ट ऑफ सेशन के पास, और कोर्ट ऑफ सेशन ने 228 में उस केस को वापस भेज दिया मैजिस्ट्रेट कोर्ट में। बस इतना याद रखिए, किसको भेजेगा? जो इंपॉर्टेंट है प्री के लिए, सीजेएम या एनी अदर जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास। ये चीज़ यहाँ पे याद रखना है। दूसरा क्या है कि इज एक्सक्लूसिवली ट्राइबल बाय कोर्ट, ही शैल फ्रेम इन राइटिंग द चार्ज अगेंस्ट द एक्यूज्ड ऑफेंस चार्ज और क्लेम्स टू बी ट्राइड। अब आता है 228 में जो फ्रेमिंग करेंगे, उसमें जो जज साहब क्लॉज बी ऑफ सब सेक्शन 1 है, जहाँ पे हमने कहा कि राइटिंग में चार्ज फ्रेम करेंगे, वो एक्यूज्ड को पढ़ के सुनाए जाएंगे भाई कि आपके खिलाफ ये अपराध आपने किया है, ये चार्ज हमने फ्रेम कर दिए हैं। और एक्यूज शैल बी आस्क्ड वेदर ही प्लीड गिल्टी, भाई तुम्हारे खिलाफ यही आरोप लगा दिए कोर्ट ने, अब क्या तुम गिल्टी प्रूव करते हो? तो क्या कहेगा? यस, ऐसा होता है, बहुत रेयर होता है। या कहेगा नो 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 जनाब मैंने कुछ नहीं किया। तो ठीक है भाई, अगर उसने यस कह दिया तो क्या करेंगे? कन्विक्शन दे देंगे उसकी प्ली के ऊपर ही, बाकी कोई आगे केस चलाने की ज़रूरत नहीं है। जज शैल रिकॉर्ड हिज रीजन। अब यहाँ एक चीज़ बड़ी कमाल की है कि यहाँ एक वर्ड आपने जब ध्यान दिया होगा तो यहाँ लिखा क्या गया है? यहाँ लिखा गया है जज। आप सेम सेक्शन में जाइए 241, वहाँ क्या लिखा गया है? मैजिस्ट्रेट। यानी कि कोर्ट ऑफ सेशन में जज बैठते हैं और नीचे मैजिस्ट्रेट बैठते हैं। जज और मैजिस्ट्रेट का अंतर आपको पता होना चाहिए। अब उसने कहा कि नो जनाब मैं गिल्टी नहीं हूँ, आई एम नॉट प्ली गिल्टी। इन दैट केस एक डेट दे दी जाएगी प्रोसिक्यूशन एविडेंस की। किसके एविडेंस पर लिए जाते हैं? प्रोसिक्यूशन के एविडेंस लिए जाते हैं। तो जज साहब क्या करेंगे? एक डेट फिक्स कर देंगे, एग्जामिनेशन होंगे, विटनेस किसके? विटनेस प्रोसिक्यूशन के। प्रोसिक्यूशन में विटनेस की लिस्ट कहाँ दी जाती है? 204 में इशू ऑफ प्रोसेस से पहले तभी इशू ऑफ प्रोसेस की जाती है। उसका प्रोवाइजो है 204 का, जब वहाँ पे प्रोसिक्यूशन विटनेस की लिस्ट दे दी जाती है। ऑन द एप्लीकेशन ऑफ इशू एनी प्रोसेस फॉर कंपेलिंग द अटेंडेंस ऑफ एनी विटनेस, ये अब रोज सम्मन इशू कर देगा कि बुलाओ भाई विटनेस को बुलाओ, बात सुनते हैं। उसके बाद 231 में क्या एविडेंस लिए जाएंगे प्रोसिक्यूशन के। जो डेट फिक्स की गई थी
कि उस दिन भाई अपने गवाहों को बुला लेना, उस दिन आपके सारे एविडेंस लिए जाएंगे। अब वहाँ पे जज साहब की देखिए ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है। क्या एक सिंगल विटनेस की एग्जामिनेशन के बाद क्रॉस एग्जामिन अलाउ कर सकते हैं? इट इज़ अ डिस्क्रिशन ऑफ जज साहब का डिस्क्रिशन है। वो चाहे मान लीजिए 4 विटनेस है, पहले विटनेस ने अपना एग्जामिनेशन हो गया, उसी टाइम वो एक्यूज को परमिशन दे सकता है कि तुम क्रॉस कर लो इसका, या वो कहेगा कि नहीं अभी रुक जाओ, अभी क्रॉस मत करो, सबका एक बार एविडेंस होने दो, उसके बाद आप सबको क्रॉस कर लेना। 232 में क्या है कि एविडेंस ले लिए, सब कुछ ले लिया, लेकिन एक्विटल आ गया। अब मैंने आपको कहा था 227 में हमने डिस्चार्ज पढ़ा था वहाँ पे, और 232 एक्विटल की बात करता है कि 231 में 228 में हमने चार्ज फ्रेम किए, उसके बाद 229 में अगर प्ली में यस बोला तो उसको गिल्टी दे दिया, नहीं बोला तो हमने डेट दे दी, और 31 में आपने एविडेंस ले लिया। अब एविडेंस लेने के बाद आपको लगा कि भाई बंदे की कोई गलती नहीं है, आपने उसको एक्विट कर दिया। तो एक्विटल और डिस्चार्ज में पहले भी मैं बता चुका हूँ, डिस्चार्ज हमेशा इशू ऑफ फ्रेमिंग से पहले होता है, 228 से जस्ट पहले 227 ऐसे याद रखिए। और जो एविडेंस लेने के बाद जो होता है 231 में एविडेंस लिया और 232 में एक्विटल दे दिया, एक्विटल बाद में होता है। चलिए 233 कहता है इंटरिंग अपॉन डिफेंस। अब मान लीजिए कि 232 में आपने उसको एक्विट नहीं किया, तो आप क्या कहेंगे कि अब तुम डिफेंस के आओ। अब डिफेंस में आने से पहले 315 रोल में आ जाता है, सेक्शन 315, जहाँ पे एक्यूज्ड को एग्जामिन करता है कोर्ट, एंड दिस इज द ओनली टाइम व्हेन एक्यूज्ड हैव डायरेक्ट इंटरेक्शन विद द मैजिस्ट्रेट और जज। और यहाँ पे वो जो भी चीज़ कह दे, चाहे वो उस दिन कह दे कि हाँ मैंने मर्डर किया है, वो उसको ऑन रिकॉर्ड नहीं लिया जाता है, ठीक है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट सेक्शन है। तो यहाँ पे एक्विट नहीं किया गया तो फिर डिफेंस की बात आएगी, तुम अपने एविडेंस दो भाई। डिफेंस की भी तो सुनोगे आप, जब डिफेंस के आप ले लोगे तो एक्यूज्ड के विटनेस लिए जाएंगे। अब एक्यूज्ड ये क्या है कि पास अगर कोई रिटन स्टेटमेंट है तो रिटन स्टेटमेंट भी दे सकता है, जबकि रिटन स्टेटमेंट हम कहाँ पढ़ते हैं, ऑर्डर 8 ऑफ सीपीसी। रिटन स्टेटमेंट, प्लेंट और रिटन स्टेटमेंट याद है ना, सीपीसी सिविल केस को भी साथ याद रखना है। कोई भी रिटन स्टेटमेंट है तो वो जज के सामने फाइल कर सकता है, और भी एक्यूज के जो विटनेस है उनको सम्मन भेज दिया जाएगा, बुला लिया जाएगा। ये इतनी सी बात कह रहा है। अब जब दोनों के आपने बात सुन ली तो फिर होंगी आर्गूमेंट। जब एग्जामिनेशन में विटनेस हो जाएगा, डिफेंस का भी पूरा हो जाएगा, तो फिर प्रोसिक्यूटर साहब को बुलाया जाएगा कि हाँ जी अक्षय कुमार जी अभी आप आइए, आप पब्लिक प्रोसिक्यूटर हैं, यू आर पब्लिक प्रोसिक्यूटर। 2 में पब्लिक प्रोसिक्यूटर डिफाइन है, देखिए यहाँ से याद आ सकता है। तो एक्यूज्ड को क्या कहा जाएगा कि वो रिप्लाई दो भाई, अब तुम जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो पूछ रहे हैं सम अप करेंगे केस को यहाँ पे। लेकिन अगर किसी भी पॉइंट ऑफ लॉ को रेज करता है एक्यूज्ड या फिर उसका एडवोकेट प्लीडर जो है, तो प्रोसिक्यूशन को रिप्लाई देना पड़ेगा। अब 235 कहता है कि ठीक है भैया अब आपने आर्गूमेंट भी कर ली, तो अब जजमेंट का टाइम आ गया। देखिए 235, इसी को मैं क्या करता हूँ 353, थोड़ा सा इसमें चेंजेस कर दिया। क्या 353 जजमेंट नहीं बात नहीं करता है, जजमेंट की बात करता है। सेक्शन देखिए ना आप कितने कोरिलेटेड आपस में, ऐसे ही याद करना है। तो यहाँ पे जजमेंट दे दी जाएगी, जब आर्गूमेंट सुनेगा जज तो जज शैल गिव जजमेंट इन द केस। अगर एक्यूज्ड को कन्विक्ट कर दिया है तो जज भाई क्या करेंगे, आगे प्रोसीड कर जाएंगे, सेंटेंस को एग्जीक्यूट भी करना है। अगर उन्होंने 360 में एडमोनिशन देके उनको छोड़ दिया, वार्निंग देके छोड़ भी सकता है 360 में। अब नेक्स्ट आ जाता है 236, अगर कोई प्रीवियस कन्विक्शन है, फिर से आपका IPC 75 चैप्टर 7 और 12 इनके तहत अगर कोई अपराध किया है तो भाई आप प्रीवियस कन्विक्शन में आपकी सज़ा 3 साल तक बढ़ाई जा सकती है। ऐसा कोई भी अगर प्रीवियस कन्विक्शन है जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं तो उसका भी यहाँ पे होगा। अब आ जाते हैं 199 का 2 हम एक बार पढ़ेंगे। यहाँ क्यों पढ़ेंगे, हालांकि हम इसको कल कवर करके आ चुके हैं, लेकिन ये पढ़ना ज़रूरी है। देखिए अगर कोई डिफेमेशन करता है, किसका डिफेमेशन करता है भैया, छोटे मोटे आदमी का नहीं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का, गवर्नर ऑफ स्टेट का, या एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ यूनियन टेरिटरी, LG साहब केजरीवाल जी तो रोज करते रहते हैं, या मिनिस्टर ऑफ यूनियन स्टेट ऑफ यूनियन टेरिटरी, इनमें से पब्लिक सर्वेंट एम्प्लॉयड इन कनेक्शन विद द अफेयर्स ऑफ यूनियन और द स्टेट, इनका डिफेमेशन करते हो इनकी ऑफिशियल कैपेसिटी में, पर्सनल में नहीं, तो ये क्या है, डायरेक्ट कोर्ट ऑफ सेशन सुनेगा। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि क्या कोर्ट ऑफ सेशन कभी भी कोई डायरेक्ट केस ले सकता है,
209 ने कहा कि नहीं जी, उसको तो क्या करना पड़ेगा, कमिटल करना पड़ेगा, विदाउट कमिटल वो नहीं लेगा। लेकिन उसकी एक एक्सेप्शन आ गई 199 का 2। यही बात 237 करता है कि कोर्ट ऑफ सेशन जो है कॉग्निजेंस डायरेक्ट ले सकता है विदाउट कमिटल अंडर सेक्शन 199 सब सेक्शन 2। बस इतना इसमें याद रखिएगा, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो इसकी अपील जो होती है वो आपकी हाई कोर्ट में होती है, क्योंकि कोर्ट ऑफ सेशन ट्रायल है तो ऑब्वियसली वहाँ होगी। इसमें कंपनसेशन की बात है, फाइन है। वैसे इसमें 1000 रुपीज़ तक का फाइन का एक प्रोविज़न दिया गया 199 जब आप पढ़ते हैं, ठीक है, तो उसको थोड़ा याद रखिएगा। और वो जो 1000 रुपीज़ का फाइन है 199 2 में हमने बात की थी, इसको ये क्या है कि अगर मान लो आप अपील कर देते हैं, इट इज़ अपीलेबल, 237 इज अपीलेबल, अपील कर देते हैं कहाँ पे, हाई कोर्ट में, तो जब तक अपील का डिसीजन नहीं आता ये 1000 रुपीज़ देने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ तक तो आपने समझ लिया कोर्ट ऑफ सेशन को। अभी हम चलते हैं वारंट केस ट्रायल पे, सेक्शन 238 से 250। हम थोड़ा सा फास्ट आएंगे क्योंकि हम स्लो जा रहे हैं। देखिए, जो आपका वारंट केस ट्रायल है ना, उसका डिवीज़न कैसे है, 2 तरह से होता है। या तो केस इंस्टीट्यूट हुए हैं पुलिस रिपोर्ट पे, यानी कि जो 190 में कॉग्निजेंस लिया है वो हमने पढ़ा था ना कैसे लेता है, या तो पुलिस रिपोर्ट पे लेगा, या कंप्लेंट में लेगा, या सुओ मोटो लेगा। अगर पुलिस रिपोर्ट पे आया है तो 238 से 243 के प्रोविज़न लगेंगे। या अदर देन पुलिस रिपोर्ट आया अभी नीचे वाले कंप्लेंट में या उसमें, ठीक है, तो उस केस में, और यहाँ लिखा नहीं अदर देन पुलिस रिपोर्ट, ठीक है, ये लिख लीजिएगा 244 से 247। और बाद में क्या है कि दोनों का जो भी ट्रायल होगा उसका एक कंक्लूजन दे दिया, और 248 से 250 3 सेक्शन दे दिए गए आपके कंक्लूजन के लिए, कि भाई पहले हम पुलिस रिपोर्ट वाला देखेंगे, फिर बिना पुलिस रिपोर्ट का देखेंगे, और फिर कंक्लूजन कर देंगे। बस इसी में डिवाइड है पूरा वारंट केस आपका। देखिए 238 क्या कहता है, कंप्लायंस विद द सेक्शन 207। 207 क्या कहता है कि कितनी कॉपीज उसको दी जानी चाहिए एक्यूज्ड को। 239 एक्यूज को कब डिस्चार्ज किया जा सकता है, फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस, कन्विक्शन ऑन प्ली ऑफ गिल्टी, एविडेंस फॉर द प्रोसिक्यूशन, एविडेंस फॉर डिफेंस, ठीक है, ये तो था पुलिस रिपोर्ट पे। अदर देन पुलिस रिपोर्ट क्या होगा, सीधे एविडेंस लिए जाएंगे, एक्यूज को या तो डिस्चार्ज कर दिया जाएगा, डिस्चार्ज नहीं करेंगे तो प्रोसीजर क्या है, तो ये पूरा इसने एक ही सेक्शन में ले लिया यहाँ, और एविडेंस डिफेंस के लिए जाएंगे। फिर जब सबका ले लिया, आर्गूमेंट हो जाएगी, तो भाई एक्विटल होगा, कन्विक्शन होगा, कंप्लेनेंट नहीं आया तो क्या होगा, और कंपनसेशन की भी बात की गई है यहाँ पे। तो इसको थोड़ा सा फास्ट वे में देखेंगे। जब भी कोई वारंट केस इंस्टीट्यूट होता है, पहले बात तो यह है कि वारंट केस होते कहाँ, ये हमेशा मैजिस्ट्रेट कोर्ट में होते हैं। CJM जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट सेकंड क्लास, सेक्शन 299 में इनकी पावर्स दे रखी हैं। अगर कोई भी पुलिस रिपोर्ट के ऊपर कॉग्निजेंस लेता है और एक्यूज्ड को लेकर आया जाता, चालान पेश कर दिया आईओ ने, भाई अपराधी को भी लेकर आ गई, तो मैजिस्ट्रेट जो है ट्रायल शुरू करने से पहले अपने आप को सेटिस्फाई करेगा कि 207 में FIR की कॉपी मिली कि नहीं मिली, 161 के बयान की कॉपी मिली कि नहीं मिली, 164 के बयान की कॉपी मिली कि नहीं मिली, एक्यूज्ड को क्या क्या कॉपी मिलनी थी, और FIR सिर्फ और सिर्फ एक ही जगह यूज हुआ है ये वर्ड, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट, वो 207 में हुआ है। सेक्शन 207 है सप्लाई टू द एक्यूज्ड ऑफ कॉपी ऑफ पुलिस रिपोर्ट एंड अदर डॉक्यूमेंट्स। अब 239 क्या कहता है कि एक्यूज को कब डिस्चार्ज कर देना, भाई सेक्शन 173 यहाँ पे आपने क्या किया, पुलिस रिपोर्ट पे चालान भेज दिया, और जब उन सारे जो चालान का एग्जामिनेशन किया जज साहब मैजिस्ट्रेट ने, तो मैजिस्ट्रेट को लगा कि जो यहाँ पे प्रोसिक्यूशन को बुलाया कि भाई इसमें कोई दम लग नहीं रहा, तुम कुछ बताओ, और वहाँ पे वो एग्जामिन करेगा प्रोसिक्यूशन को भी और एक्यूज को भी अपॉर्चुनिटी देगा कि तुम्हारी बात भी सुनते हैं। दोनों पक्षों की बात सुनने के बाद उसको डिस्चार्ज कर सकता है विदाउट एनी अदर फॉर्मेलिटीज़, ठीक है। और वैसे 169 में क्लोजर रिपोर्ट जाती है, वहाँ भी होता है। अब 240 में लेकिन अगर वहाँ नहीं है तो भी चार्ज फ्रेम करने पड़ेंगे। देखिए सेशन ट्रायल में भी चार्ज फ्रेम होते हैं, आपके कोर्ट ऑफ जो वारंट केस ट्रायल है उसमें भी आपके चार्ज फ्रेम होते हैं। 228 में कहाँ चार्ज फ्रेम होते थे, जहाँ सेशन ट्रायल की हम बात करते थे, इनको लिख लिया करें साथ साथ। अब यहाँ पे क्या है कि अगर उस चालान को चार्जशीट को पढ़ने के बाद 173(2) में जो आई थी, ठीक है, ये हमेशा सेक्शन के साथ बोलें ताकि आपको याद रहे।
तो यहाँ पे क्या है कि मैजिस्ट्रेट साहब क्या करेंगे, अगर उनको ग्राउंड लगता है प्रिज्यूम करने का कि एक्यूज ने ऑफेंस किया है और वो ट्रायबल है और वो कम्पिटेंट है उसको ट्राई करने के लिए, कहाँ से कम्पिटेंसी पता लगी उसको, देखिए 1 जो आपका 90 से लेकर के 199 तक प्री रिक्विजाइट कंडीशंस उसने देखी, तो वहाँ पे चार्ज फ्रेम कर देगा। कैसे चार्ज फ्रेम करेगा भाई, चैप्टर 17 211 से 224 इसके बीच में जो चार्ज फ्रेम हो जाएंगे तो उसको पढ़ के सुनाए जाएंगे, बताए जाएंगे और उससे पूछा जाएगा आर यू प्लीड गिल्टी, ये तो होना ही होना भी। अब फिर वो क्या कहेगा कि जनाब यस आई प्लीड गिल्टी, ईमानदार एक्यूज्ड, ऑनेस्ट एक्यूज्ड। भाई ठीक है, अगर तुमने गिल्टी प्ली कर दिया है तो तुम्हारी प्ली को रिकॉर्ड कर लेते हैं, ठीक है, और तुम्हें कन्विक्ट कर देते हैं। तुमने मान लिया है कि मैंने अपराध किया है तो कन्विक्शन फाइल तुम्हारा, चलो ठीक है, कोई झंझट नहीं, यहाँ अपराध अपना कबूल कर लिया है बंदे ने। फिर चलते हैं 242 पे कि नहीं जनाब मैंने तो कहा नो मैं नहीं लेता जी, मैंने गिल्टी प्ली नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया है। तो उस केस में क्या है कि मैजिस्ट्रेट जो है वो उसको ऐसे कन्विक्ट नहीं करेगा टू डायरेक्ट। यहाँ पे मैजिस्ट्रेट क्या है, सेल सप्लाई इन एडवांस टू द एक्यूज स्टेटमेंट ऑफ विटनेस रिकॉर्डिंग ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन, ये 207 वाली ही बात है। तो उसके बाद प्रोसिक्यूशन के बोला जाएगा कि अपने विटनेस को बुलाओ भाई, सम्मन इशू किए जाएंगे और उन्हें बोला जाएगा कि कोर्ट में आ जाओ, डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करो जो तुम्हारे पास है, प्रोसिक्यूशन के एविडेंस। और जब प्रोसिक्यूशन के एविडेंस ले लिए जाएंगे तो सुनेगा सबको, और मैजिस्ट्रेट यहाँ भी क्रॉस एग्जामिन के लिए परमिट कर सकता है या डेफर कर सकता है, वहाँ जैसे मैंने बताया था कि ज़्यादा विटनेसेस हैं। तो अब 242 में क्या है, एक प्रोवाइजो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अगर मैजिस्ट्रेट में परमिट द क्रॉस एग्जामिनेशन ऑफ एनी विटनेस और डेफर्ड, यानी कि 3-4 विटनेस वाला जो है ना, ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, ये दोनों जगह पे सेम है, कोर्ट ऑफ सेशन में भी यहाँ भी। अब 243 में है, ये आपने पहले तो किसके एविडेंस ले लिए, 242 में आपने एविडेंस ले लिया प्रोसिक्यूशन का, भाई डिफेंस के भी ले लो। देखो यहाँ प्रोसीजर थोड़ा सा छोटा हो जाता है वहाँ से, कि पहले आपने प्रोसिक्यूशन का लिया फिर सीधे आपने डिफेंस का ले लिया। जब आपने डिफेंस का ले लिया यहाँ पे, जैसे वहाँ हम कहाँ लेते थे 233 में लेते थे, तो जब आपने यहाँ पे एविडेंस ले लिया तो उसकी भी बातें सुन जाएंगी, मैजिस्ट्रेट उसको भी रिकॉर्ड करेगा। अब रिकॉर्ड करने के बाद जब वो उसको ले चुका होगा 243 में, इसमें बस पढ़ लीजिएगा, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, ये सिंपल सी एक बेरेक्ट लैंग्वेज। अब ये तो था पुलिस रिपोर्ट के ऊपर कि जहाँ पे आपने 242 में ले जाके किसका एविडेंस लिया, प्रोसिक्यूशन की बात सुनी, और 243 में आपने किसकी, डिफेंस काउंसिल की बात सुनी। प्रोसिक्यूशन एविडेंस हो गया, डिफेंस एविडेंस हो गया। अब ये तो था जब पुलिस रिपोर्ट पे आया था। अब 190 में जो कॉग्निजेंस था वो पीआर के अलावा कंप्लेंट पर भी था और सुओ मोटो भी था। तो इन अदर देन पुलिस रिपोर्ट है तो क्या होगा, तो वहाँ पे एविडेंस लिया जाएगा प्रोसिक्यूशन का, एक्यूज को डिस्चार्ज भी किया जा सकता है, और एक्यूज को अगर डिस्चार्ज नहीं किया तो क्या प्रोसीजर होगा, और डिफेंस का एविडेंस लिया जाएगा। एविडेंस फॉर प्रोसिक्यूशन में वही बात है, अदर देन पुलिस रिपोर्ट में एक्यूज अपीयर होगा या लाया जाएगा मैजिस्ट्रेट के सामने। तो मैजिस्ट्रेट क्या करेगा, प्रोसिक्यूशन की बात सुनेगा, सारे एविडेंस दो भाई। अब मैजिस्ट्रेट जो है एप्लीकेशन जो देगा प्रोसिक्यूशन, उसकी एप्लीकेशन के ऊपर, कहाँ एप्लीकेशन दी जाए, 204 में जो लिस्ट दी गई थी किसकी, प्रोसिक्यूशन विटनेस की, उसके बाद एक एप्लीकेशन दी जाती है और उस एप्लीकेशन के बेस पे सम्मन इशू होते हैं किसको, विटनेस को। अब 245 कहता है कि उसे आपने सारी बातें सुन ली 244 में और आपको लगता है कि कुछ ना तो डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। चार्ज फ्रेम करने से पहले डिस्चार्ज हो रहा है यहाँ भी, इतना आप ध्यान रखिएगा, ग्राउंडलेस होता है तब। अब डिस्चार्ज नहीं होगा तो क्या होगा, फिर एक्विटल तक जाना पड़ेगा या कन्विक्शन तक जाना पड़ेगा। तो भाई उस टाइम पे आप क्या करोगे, जो प्रीवियस स्टेज ऑफ केस हैं वही आपके यहाँ चलेंगी, और फिर आप एविडेंस लोगे किसका, एक्यूज्ड का भी। अगर एक्यूज कहता प्ली गिल्टी, मैजिस्ट्रेट सेल रिकॉर्ड प्ली और उसको कन्विक्ट कर सकता है, जैसे 229 में करते थे हम वहाँ पे। उसके बाद क्या है कि अगर एक्यूज मना कर देता है गिल्टी से, मना करेगा तो उस टाइम पे क्या होगा कि भाई ठीक है आ जाओ तुम भी अपने एविडेंस लेकर आओ, तुम्हारी बात भी सुनते हैं। और 247 में डिफेंस के एविडेंस की बात आ जाती है। अब यहाँ पर आपने दोनों का एविडेंस ले लिया। अब 244, 49, 45, 248 आएगा सॉरी। तो एक्विटल और कन्विक्शन जब दोनों की बात सुन ली तो क्या होगा भाई, वो चार्ज फ्रेम हो गई। मैजिस्ट्रेट ने देखा कि एक्यूज नॉट गिल्टी तो क्या करेगा, एक्विटल दे देगा। लेकिन भैया मैजिस्ट्रेट साहब ने देखा कि एक्यूज तो गिल्टी है, ठीक है, लेकिन वो 360 में उसको छोड़ नहीं रहा है,
तो इन दैट कंडीशन क्या करेगा, वो एक्यूज को सेंटेंस दे देगा। सिंपल लॉजिकल चीज़ें हैं सारी, इस पर हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, इस पर आप देख लेना। 249 थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है कि इन केस ऑफ एब्सेंस ऑफ द कंप्लेनेंट, कि कंप्लेनेंट ही नहीं आया तो क्या होगा। जब प्रोसीडिंग हो गई है कंप्लेंट पे, कंप्लेंट कहाँ है 200 से 203, ऑन कंप्लेंट 190 में जो कॉग्निजेंस लिया वो कंप्लेंट पे लिया गया है, पुलिस रिपोर्ट पे नहीं है। और जिस दिन वो जो केस की डेट फिक्स की गई कंप्लेनेंट ही एब्सेंट है, एक्स पार्टी पढ़ते थे ऑर्डर 9 में, एंड द ऑफेंस में लॉफुली कंपाउंडेड, और ऑफेंस को जो है लॉफुल कंपाउंड 320 कंपाउंडेबिलिटी की बात करता है, एंड नॉट अ कॉग्निजेबल ऑफेंस। दोनों कंडीशन याद रखिए स्टेटमेंट बेस, इसीलिए मैं इसको बोला था कि ये इंपॉर्टेंट है। देखिए जो इंपॉर्टेंट है वहाँ हम अच्छे से रुकेंगे, जो इंपॉर्टेंट नहीं है वहाँ हम थोड़ा सा स्पीड से कवर अप कर जाएंगे। कंपाउंडेबल है और कॉग्निजेबल नहीं है, नॉन कॉग्निजेबल है, यानी कि इफ केस इज कंपाउंडेबल नॉन कॉग्निजेबल। ठीक है, इस कंडीशन में क्या है, मैजिस्ट्रेट अपने डिस्क्रिशन से, ठीक है, क्या कर सकता है, एट एनी टाइम बिफोर द चार्ज हैज़ बीन फ्रेम्ड, ये कंडीशन सिर्फ चार्ज फ्रेम होने से पहले ये उसको डिस्चार्ज कर सकता है, चार्ज फ्रेम हो गए तो फिर नहीं कर पाए। 250 कहता है कंपनसेशन फॉर एक्यूजेशन विदाउट रीजनेबल कॉज। सेक्शन 95 आपको याद आ रहा होगा, 50,000 रुपये तक का सीपीसी। जब मैसेज बना सेक्शन 95 सीपीसी कंपनसेशन, तुरंत माइंड में आना चाहिए वहाँ क्या है। अब 250 कहता है कि कोई बिना किसी रीजनेबल ग्राउंड के अगर आपने ले लिया तो भैया उसमें क्या है, आपको देना पड़ेगा, कंपनसेशन देना पड़ेगा। जो इंपॉर्टेंट है यहाँ पे सब सेक्शन 3 ज़्यादा इंपॉर्टेंट आ जाता है, जो एमसीक्यू में है, एक्सीडिंग 30 डेज। यहाँ कहता है कि मैजिस्ट्रेट बाय द ऑर्डर डायरेक्टिंग पेमेंट ऑफ कंपनसेशन अंडर सब सेक्शन 2। अच्छा, कितना अमाउंट दिला सकता है, ये सब सेक्शन 2 में बताया है कि भाई जितने के लिए वो मैक्सिमम ऑथराइज इम्पोज करने के लिए, जैसे जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास है कितना कर सकता है 10,000 रुपये, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट सेकंड क्लास कितना कर सकता है 5,000 रुपये, सीजेएम के लिए कोई लिमिट नहीं है मैजिस्ट्रेट कोर्ट्स में। ये कहाँ चीज़ें पढ़ी हमने, सेक्शन 29 में। अब मान लीजिए वो पेमेंट नहीं करता है, डिफ़ॉल्ट ऑफ पेमेंट हो जाता है, तो उसमें क्या है, सिंपल इम्प्रिजनमेंट दे सकता है 1 महीने के लिए, 1 मंथ की, इन केस ऑफ डिफ़ॉल्ट ऑफ फाइन। सेक्शन 30 भी आपको याद आ रहा होगा, डिफ़ॉल्ट ऑफ फाइन, वहाँ पे 1/4 है, वो इससे अलग है, वो इसके साथ कोरिलेट नहीं करना है, बस इसके साथ याद करना है। यू हैव टू बी वेरी कॉशियस दैट क्या आपको कोरिलेट करना है और क्या उसके साथ याद करना है, दोनों चीज़ों के डिफरेंस को आपको समझना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपका, इसको एक बार पूरे को पढ़ लीजिएगा, एमसीक्यू से बेस्ड इसमें इतनी ही चीज़ें आती हैं। वैसे इसमें अगर आप इसका सब सेक्शन 6 देखेंगे तो ये थोड़ा सा जरूर देख लें, एक कंप्लेनेंट और इन्फॉर्मेंट हु हैज़ बीन ऑर्डर्ड अंडर सब सेक्शन 2 बाई मैजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट सेकंड क्लास ने दिया टू पे कंपनसेशन एक्सीडिंग 100 रुपीज़, 100 रुपये से ज़्यादा, कितना 100 रुपये से ज़्यादा का कंपनसेशन किसने दिया, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट सेकंड क्लास ने। तो ही मे अपील फ्रॉम द ऑर्डर इफ सच कंप्लेंट इन्फॉर्मेंट हैज़ बीन कन्विक्टेड ऑन ट्रायल हेल्ड बाय सच मैजिस्ट्रेट। तो उसमें क्या है कि वो अपीलेबल हो जाएगा, उसकी अपील की जा सकती है, और 100 से कम है तो अपील नहीं की जा सकती। इतना आपको यहाँ पे याद रखना है। और ये आपकी, और अपील जो क्या होगी वो कैसे होगी, अपील जस्ट लाइक एक्यूज्ड, ऐसी होगी कि मान लो वो एक्यूज्ड ही था, जबकि था तो वो कंप्लेनेंट, पर उस पर उसने ग्राउंडलेस भाई किसी एक्यूज के ऊपर आरोप लगा दिए तो उसके ऊपर कंपनसेशन डाल दिया कोर्ट ने। अब कंपनसेशन नहीं दोगे तो क्या होगा, आपको अपील कर सकते हो एज एन एक्यूज्ड लेस देन 100 में तो कर नहीं सकते, 100 से ऊपर में कर सकते हो। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग यहाँ पे है वो आपकी आ जाती है। देखिए मान लीजिए कोई ऐसा केस है कि जहाँ पे अपील नहीं है, तो इन दैट केस व्हाट विल हैपन, तो उसमें क्या होगा कि द कंपनसेशन शैल नॉट बी पेड टू हिम बिफोर द पीरियड अलाउड फॉर प्रेजेंटेशन ऑफ अपील हैज इलेप्स्ड। या तो अपील का पीरियड ख़त्म नहीं हो जाता, ठीक है, तब तक नहीं देना है। और मान लीजिए जहाँ पे कि अपील है ही नहीं, नॉट सो सब्जेक्ट टू अपील, द कंपनसेशन शैल नॉट बी पेड बिफोर द एक्सपायरेशन ऑफ 1 मंथ। तो ये 1 मंथ ना जहाँ पे नॉन अपीलेबल है, ठीक है,
नॉन अपीलेबल में 1 मंथ रहेगा, और अपीलेबल केस में आफ्टर दी अपील का, या तो अपील का जो पीरियड, लिमिटेशन पीरियड वो ख़त्म हो जाए, या फिर अपील वहाँ पे डिसाइड हो जाए उसके बाद। दिस एंड द प्रोविजन ऑफ द सेक्शन अप्लाई टू समन केस आल्सो एज वेल एज वारंट केस। जो कंपनसेशन है 250 दोनों पे अप्लाई होता है, इसीलिए यहाँ पे ये कहना चाहता है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे 251 से 259 समन केसेस। समन केसेस जो हैं आपके चैप्टर 20 में आते हैं सीआरपीसी में। समन केस में एक चीज़ याद रखिए कि समन केस में चार्ज फ्रेम करने की ज़रूरत नहीं होती है, ये आपको सेक्शन 251 बताता है। तो यहाँ से जो एमसीक्यूज इंपॉर्टेंट हैं उनको थोड़ा सा आप कंपैरिजन के साथ पढ़िएगा सेशन ट्रायल और वारंट ट्रायल के साथ, तो चीज़ें अच्छे से क्लियर होंगी। सेक्शन 251 देखिए क्या कहता है कि व्हेन इन समन केस एक्यूज्ड अपीयर, जब एक्यूज्ड अपीयर होगा या कोर्ट के सामने लाया जाएगा, तो पर्टिकुलर ऑफ द ऑफेंस, उसने जो अपराध किया, जो उसके ऊपर आरोप लगे हैं, एक्यूजेशन यानी कि आरोप लगे हैं, साबित नहीं हुआ है अभी, वो उसको बताए जाएंगे और उससे पूछा जाएगा आर यू प्लीड गिल्टी। और यहाँ पे इट शैल नॉट बी नेसेसरी टू फ्रेम अ फॉर्मल चार्ज, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये एमसीक्यू में आ सकती है। चार्ज फ्रेम करना जरूरी नहीं होगा। अब आपने पूछा आर यू प्लीड गिल्टी, व्हाट ही से आइदर यस और नो, भाई दोनों में हम यही तो करते हैं, सेक्शन ट्रायल और वारंट ट्रायल में भी। अगर वो कहता है यस, तो उसको हम 252 में कन्विक्शन दे देंगे। अब ये चीज़ सेशन ट्रायल में कहाँ थी? सेशन ट्रायल में 229 में हम उसको ऐसे गिल्टी कर रहे थे, और वारंट ट्रायल में ये चीज़ आपकी 241 में थी। रीड विथ दीज सेक्शंस। इसमें कुछ नहीं, लैंग्वेज बिल्कुल सेम है, खाली सेशन ट्रायल में मैजिस्ट्रेट की जगह जज आ जाता है, बाकी 241 एज गुड एज डिट्टो, सेम लैंग्वेज, नो चेंज। तो यहाँ पे कन्विक्शन फाइल हो जाएगा। अब 253 क्या कहता है कि मान लीजिए एक्यूज प्रेजेंट नहीं है, तो यू हैव टू रेफर सेक्शन 206। 206 में आपने क्या देखा था कि कुछ जो पेटी ऑफेंसेस होते हैं, तो वहाँ मैजिस्ट्रेट की डिस्क्रिशनरी पावर है कि वो एक्यूज को खुद ना बुला के समन भेज देता है, और समन में कहता है कि इफ़ यू प्लीड गिल्टी देन बाई पोस्ट बाई थ्रू प्लीडर आप अपना प्ली ऑफ गिल्टी भेज दो, और वी विल कन्विक्ट यू ऑन द फाइन। और अमाउंट ऑफ फाइन जो है यहाँ पे 1000 रुपीज़ है 206 में। ये भी एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है आपका 206। अब यहाँ पे क्या कि जब एक्यूज्ड प्रेजेंट नहीं होता है, इन दैट केस जो यहाँ पे क्या है, या तो प्लीडर के थ्रू, तो कौन गिल्टी प्ली करेगा? उसका एडवोकेट प्लीडर, यहाँ पे जो वकील है वो यहाँ पे गिल्टी प्ली करेगा, और उसको जो अगर वो प्ली ऑफ गिल्टी कर देता है तो उसको सेंटेंस दे दी जाती है टू पे फाइन। जनरली जो आपके मान लीजिए कोई ट्रैफिक चलान आपका कट गया, कोर्ट में आप जाएंगे, ट्रैफिक चालान में आपको दे दिया गया भाई ठीक है, आपको आने की ज़रूरत नहीं है, आपके वकील के थ्रू आप भर दो, एक गिल्टी प्ली आप रिटर्न में दे दो वहाँ पे। ये इतनी सी बात कह रहा है। नाउ 254 प्रोसीजर व्हेन नॉट कन्विक्टेड। अब मान लीजिए भाई कन्विक्शन नहीं होता है तो क्या होगा? तो देखिए आपको प्रोसिक्यूशन के विटनेस लेने हैं, एविडेंस लेने हैं, और आपको डिफेंस के भी एविडेंस लेने हैं। ये दोनों चीज़ें हम यहाँ एक कॉमन में पढ़ते हैं, हम यहाँ इसको अलग अलग नहीं करते हैं। दोनों के जब आप ले लेंगे यहाँ पे, जब दोनों के ले लिए जाएंगे तो मैजिस्ट्रेट क्या करेगा, यहाँ पे प्रोसिक्यूशन की एप्लीकेशन पे प्रोसिक्यूशन के विटनेस को बुलाएगा, और किसके, आपके जो विटनेस को सम्मन करेगा तो फिर रीजनेबल एक्सपेंसेस भी जमा कराने होंगे। अब जब दोनों की बात सुन ली जाएगी तो उसके बाद क्या होगा, एक्विटल या कन्विक्शन हो जाएगा, जो कहाँ पे हो रहा था 248 में वारंट ट्रायल में हम कर रहे थे, और 235 में सेशन ट्रायल में कर रहे थे। इन देर ना कन्विक्शन और एक्विटल, ये डिपेंडिंग अपॉन सेक्शन 360 जिसमें एडमोनिशन दे सकते हैं। ठीक है, जब भी मैजिस्ट्रेट 360 में जाता है तो एडमोनिशन दे के छोड़ सकता है, अदरवाइज वो उसको कन्विक्ट करेगा, सेंटेंस उसकी जजमेंट में प्रोनाउंस करेगा, एंड आफ्टर दैट वो सेंटेंस जो है एग्जीक्यूट की जाएगी। ठीक है, इसके बाद आ जाइए 256 पे, नॉन अपीयरेंस और डेथ ऑफ द कंप्लेनेंट, यानी कि या तो नहीं आता है, एक्स पार्टी आपने सुना है सीपीसी में, ठीक है, ऑर्डर 9 में हम पढ़ते हैं, रूल 13 उसका है। अब यहाँ पे सीपीसी में भी एक्स पार्टी वैसी ही बात यहाँ पे, नॉन अपीयरेंस दो वजह से होता है, या तो उसकी जो डिस्पेंस कर दी गई है पर्सनल अटेंडेंस, कहाँ पे डिस्पेंस होती है 205 में हमने पढ़ा था समन केसेस में। अगर मान लीजिए कोई समन इशू किया गया है और कंप्लेंट के ऊपर वो हुआ है, डिले है, वहाँ पे कंप्लेनेंट नहीं आता है, कंप्लेंट के ऊपर हुआ था
और कंप्लेन नहीं आता है तो कोर्ट क्या कर सकता है, एक्विट भी कर सकता है एक्यूज को, अनलेस दस फॉर सम रीजन ही थिंक्स फिट। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ आपको याद रखनी होगी कि मैजिस्ट्रेट को यहाँ पे फेलियर ऑफ जस्टिस नहीं होना चाहिए, ओनली इन दैट कंडीशन। अब प्रोवाइजो इसमें यह है कि अगर कंप्लेनेंट जो रिप्रेजेंटेड बाय प्लीडर और बाय द ऑफिसर कंडक्टिंग द प्रोसिक्यूशन, या तो कोई उसका प्लीडर हो या कोई पब्लिक प्रोसिक्यूटर, असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर हो, तो उस केस में क्या है, अगर पर्सनल अटेंडेंस कंप्लेनेंट की ज़रूरी नहीं है तो मैजिस्ट्रेट उसको वहाँ भी डिस्पेंस कर सकता है। जो काम 205 में किया वो यहाँ भी किया जा सकता है। 256 फिर जो का जो सब सेक्शन 2 है वो बात करेगा इसके डेथ की, ठीक है। अब ये बात कर रहा है कि प्रोविजन जो सब सेक्शन 1 के हैं वो डेथ के केस में भी अप्लाई होंगे, यानी कि डेथ को भी नॉन अपीयरेंस में ही लिया जाएगा। वहाँ पर भी मैजिस्ट्रेट उसको एक्विट भी कर सकता है एक्यूज को, भाई उसकी अगर ज़रूरी नहीं हो, प्लीडर के थ्रू प्रेजेंट हो गया, उसका वकील आ गया है, अब वो नहीं रहा, तो भी यहाँ पे एक्यूज को कन्विक्ट किया जा सकता है। इट इज़ अ डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ मैजिस्ट्रेट। 257 विड्रॉल ऑफ द कंप्लेंट, देखिए विड्रॉल आपको 321 जहाँ पब्लिक प्रोसिक्यूटर विड्रॉ करता है, 224 जहाँ विड्रॉल ऑफ चार्जेज है, बस जिन चार्जेज में कन्विक्शन नहीं हुआ उनका विड्रॉल, तो इनके साथ इसको पढ़ना है। जब भी कोई कंप्लेनेंट आता है बिफोर फाइनल ऑर्डर पास, ठीक है, अगर वो मैजिस्ट्रेट यहाँ सेटिस्फाई हो जाता है कि सफिशिएंट ग्राउंड है तो कंप्लेनेंट विड्रॉ कर सकता है अपनी कंप्लेन को। या तो 3 या 4 विटनेस भाई एक्यूज्ड हैं A1 A2 A3, वो चाहे तो सबके खिलाफ, चाहे तो किसी एक के अगेंस्ट में भी विड्रॉ कर सकता है अगर मैजिस्ट्रेट को सही लगता है। 258 ये आपका दिल्ली जुडिशरी सर्विसेज में 2018 में इससे क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अब ये कह रहा है कि पावर टू स्टॉप द प्रोसीडिंग इन सर्टेन केसेस। मान लीजिए कोई सम्मन केस है जो अदरवाइज देन ऑन कंप्लेंट है, ये यहाँ पे लाइन ध्यान देने की है, कंप्लेंट को छोड़ के, यानी पुलिस रिपोर्ट या सुओ मोटो है, तो वहाँ पे कौन कर सकता है, मैजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास। यही क्वेश्चन दिल्ली जुडिशरी में पूछा गया था, JMFC जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास विद द प्रीवियस सैंक्शन। उसको सैंक्शन लेना पड़ेगा किसका, CJM का प्रीवियस सैंक्शन, या कोई दूसरा जुडिशियल मैजिस्ट्रेट रीजन रिकॉर्ड करके प्रोसीडिंग को रोक सकता है एट एनी स्टेज विदाउट प्रोनाउंसिंग द जजमेंट। एक ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड वेयर सच स्टॉपेज ऑफ प्रोसीडिंग इज मेड आफ्टर द एविडेंस ऑफ प्रिंसिपल विटनेस हैज बीन रिकॉर्डेड प्रोनाउंस अ जजमेंट। ये क्वेश्चन भी आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन दिल्ली जुडिशरी में ये पूछा गया था। अगर प्रिंसिपल विटनेस की का एविडेंस आपने रिकॉर्ड कर लिया है तो यू कैन नॉट एक्विट विदाउट प्रोनाउंसिंग अ जजमेंट। ये लाइन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लेकिन यहीं पे यदि आपने प्रिंसिपल विटनेस का एविडेंस रिकॉर्ड नहीं किया है तो विदाउट प्रोनाउंसिंग जजमेंट भी आप उसको एक्विट कर सकते हो। नाउ 259 पावर ऑफ कोर्ट टू कन्वर्ट समन केस इनटू वारंट केस। अगेन MCQ साइड से मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब इसमें पूछ लेगा आपसे कि कितने इम्प्रिजनमेंट तक की उसको कन्वर्ट कर सकता है, तो इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म एक्सीडिंग 6 मंथ। When in course of trial someone case relating to an offence punishable with 6 महीने से ज़्यादा की सजा का अगर प्रावधान है वहाँ पे, और मैजिस्ट्रेट को ये लगता है कि इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस जो वो सम्मन केस है उसको वारंट केस में कन्वर्ट कर दिया जाना चाहिए, तो वो कन्वर्ट कर सकता है। 87 सेक्शन यहीं से पावर देता है CRPC को। और जब वो कन्वर्ट करता है तो वो विटनेस को भी रिकॉल कर सकता है। मे है कोर्ट का डिस्क्रिशन। ये मैं बता रहा हूँ आपको, जो 6 मंथ है तो आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। 6 मंथ बिल्कुल याद रखना है। 6 मंथ से ज़्यादा की पनिशमेंट होगी तभी कन्वर्ट कर सकता है, अदरवाइज नहीं कर सकता। सो दिस इज ऑल अबाउट योर समन केसेस। अब आते हैं अगले ट्रायल पे। आपने सेशन ट्रायल कर लिया, हमने वारंट ट्रायल कर लिया, समन केस ट्रायल कर लिया। अब आता है समरी ट्रायल। समरी ट्रायल क्या होता है कि बहुत छोटे प्रोसीजर जो होते हैं। समरी ट्रायल में बहुत जो जुडिशियल माइंड्स होते हैं उन्हीं को दिया जाता है, हर कोई नहीं कर सकता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन ही बनता है, 260 से लेकर के 265 तक इसके प्रोविज़न दिए गए हैं।
2005 से पहले सिर्फ समरी ट्रायल था, प्ली बार्गेनिंग जो है 2005 में ऐड हुआ। तो यहाँ पे जो चीज़ इंपॉर्टेंट आपकी है वो समरी ट्रायल में आती है 260। पावर टू ट्राई समरी, पावर है किसको, जहाँ से क्वेश्चन बनेगा। देखिए आपका CJM मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट और जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास। पहली बात तो ये कर कौन सकता, हु कैन डू, एक क्वेश्चन ये बन गया, 260 से रिलेटेड क्वेश्चन समझिएगा। दूसरा है किन ऑफेंसेज में, इन विच ऑफेंसेज कैन बी ट्राइड समरीली। तो ऑफेंसेज कौन से होंगे, सम्मन केस, इसने देखिए हमें वारंट केस की डेफिनेशन दे दी है। नॉट पनिशेबल विद डेथ इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, इम्प्रिजनमेंट फॉर एक्सीडिंग 2 ईयर, यानी कि 2KW में जो सम्मन केस है वही वाली बात कर दी इसने। तो सिर्फ ये कर सकता है, और यहाँ भी मैजिस्ट्रेट का डिस्क्रिशन होगा। इसके अलावा क्या क्या कंडीशंस हैं, ऑफेंस काफ़ी सारे हैं। ऑफेंस तो अराउंड टोटल 9 कैटेगरीज ऑफ ऑफेंसेज हैं जो समरीली ट्राई हो सकते हैं, और इन 9 में से कोई भी एक क्वेश्चन बन सकता है आपका। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपका जो बनेगा, हु कैन डू। हु कैन डू में CJM मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट, मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास, स्पेशली एम्पावर्ड इन दिस बिहाफ बाय द हाई कोर्ट। ये लाइन साथ में याद रखना। एक MCQ आपका यहाँ से हो गया। सेकंड, अब कौन से ऑफेंसेज हैं, पहला सबसे पहले सम्मन केस की डेफिनेशन। किसकी डेफिनेशन है, सम्मन केस की डेफिनेशन। दूसरा है कि भाई जो थेफ्ट के केसेस हैं उनमें नॉट एक्सीडिंग 2000 रुपीज़। जितनी चीज़ें बोल्ड हैं स्लाइड में, देखिए CRPC की कितनी सारी चीज़ों की स्लाइड बनाई है मैंने आपके लिए, तो जितनी चीज़ें बोल्ड है वहीं से MCQ बनेगा। ये कह रहा है कि अगर थेफ्ट है तो 2000 रुपये से ज़्यादा की नहीं होनी चाहिए। 411 IPC जहाँ पे आपकी स्टोलन प्रॉपर्टी है तो वो भी 2000 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, 2000। असिस्टिंग इन द कंसीलमेंट और डिस्पोजल ऑफ स्टोलन प्रॉपर्टी, जहाँ पे 414 में आप असिस्ट करते हो, वो भी क्या होनी चाहिए, 2000 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। 2000 याद रखना आपको, 2005 में 2000 डाला गया था। ये पहले 200 रुपीज़ था, ये बता दूं आपको। 2005 से पहले ये कुल 200 रुपये था, फिर एक जीरो और बढ़ा दी गई 2005 में। देन आता है आपका ऑफेंस 454, 456। देन जो आपका टू प्रोवोक अ ब्रीच ऑफ द पीस 504, क्रिमिनल इंटिमिडेशन, पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट फॉर टर्म विच में एक्सटेंड टू 2 ईयर्स, 2002 ईयर्स। अबेटमेंट ऑफ एनी फोरगोइंग ऑफेंस, जितने हमने बात की इन सबके अबेटमेंट, इनके अटेम्प्ट, ठीक है, और सेक्शन 20 ऑफ कैटल ट्रेसपास एक्ट। ये टोटल 9 कैटेगरी है फ्रेंड्स। यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर आ सकता है आपका, इनको याद रखें। सेक्शन 260 कहता है कि पावर टू ट्राई समरीली। इसमें आपने 9 कैटेगरीज को समझा जो ऑफेंसेज होते हैं, और 3 अथॉरिटीज़ की बात की गई जो इसको कर सकते हैं। अब इसका सब सेक्शन 2 ये कहता है कि जब समरी ट्रायल किसी मैजिस्ट्रेट के सामने आता है और यहाँ पे उसको लगता है कि इट इज़ अनडिजायरेबल टू ट्राई इट समरीली, ठीक है, मैं समरी ट्रायल चल रहा है, ड्यूरिंग समरी ट्रायल ही अगर मैजिस्ट्रेट को लगता है कि नहीं समरी ट्रायल नहीं होना चाहिए, थॉरो एग्जामिनेशन होना चाहिए पूरे सभी का, तो वो जो जिन विटनेस का एग्जामिनेशन हो चुका है उनका दोबारा से रिकॉल करके एग्जामिन कर सकता है, और CRPC से उसको दोबारा से ट्रायल को चला सकता है जैसे वो चाहे। मैजिस्ट्रेट का डिस्क्रिशन है यहाँ पे। नाउ 261, समरी ट्रायल बाय मैजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास। हमने कहा था कि CJM कर सकता है, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास कर सकता है, और आपका मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट कर सकता है। अब क्या सेकंड क्लास भी कर सकता है? तो बिल्कुल सेकंड क्लास भी कर सकता है अगर हाई कोर्ट ने किसी भी मैजिस्ट्रेट सेकंड क्लास को ये पावर दी हो, लेकिन वो ऐसे ऑफेंसेस की कर सकता है जिनमें 6 महीने से ज़्यादा की सज़ा ना हो, और जबकि समरी ट्रायल में 2 साल का प्रोविजन, अगर आप ओवरऑल देखेंगे तो समन केसेस में भी 2 साल है, उसके बाद जो डेफिनेशंस आगे दी गई हैं उनमें भी 2-2 साल का प्रोविज़न है, जैसे कि 414 में है आपका। तो यहाँ पे हो गया आपका 6 मंथ तक। ये भी एक MCQ बेस्ड है, इसको भी याद रखिएगा
कि जुडिशियल मैजिस्ट्रेट सेकंड क्लास के साथ याद रखना 6 मंथ तक की जिसमें पनिशमेंट है उसी को वो समरी ट्रायल कर सकता है। 6 महीने से ज़्यादा की सज़ा को समरी ट्रायल जुडिशियल मैजिस्ट्रेट सेकंड क्लास नहीं कर सकता। दिस इज द क्वेश्चन। 262 प्रोसीजर फॉर समरी ट्रायल, क्या प्रोसीजर होगा, हाउ इट विल बी डन। भाई देखिए यहाँ पे क्या है, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हर बार पूछा गया है वो सब सेक्शन 2। प्रोसीजर तो क्या है कि सम्मन केस वाला फॉलो करेंगे हम, ठीक है, बाकी जो बता रखा है उसको करेंगे ही करेंगे। सम्मन केस होता है, यहाँ पे भी चार्ज फ्रेम नहीं होते हैं। तो समरी ट्रायल में मैक्सिमम कितनी इम्प्रिजनमेंट मिल सकती है। भाई अगर कोई भी आपने समरी ट्रायल किया है तो यू कैन नॉट एक्सीड 3 मंथ्स। 3 महीने से ज़्यादा की पनिशमेंट आप नहीं दे सकते, ये याद रखिएगा। इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म एक्सीडिंग 3 मंथ्स शैल नॉट बी पास्ड अंडर दिस चैप्टर, नो सेंटेंस। ये मैं बता रहा हूँ आपको, ये MCQ 110% आएगा। एक नहीं, मल्टीपल स्टेट जुडिशरी में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। देन 263 रिकॉर्ड इन समरी ट्रायल्स। भाई देखिए जब होगा क्या, समरी ट्रायल में कैसे रिकॉर्ड होगा, तो या तो स्टेट गवर्नमेंट ने जैसी डायरेक्शन दे रखी है, सीरियल नंबर ऑफ द केस, डेट ऑफ कमीशन ऑफ ऑफेंस, डेट ऑफ रिपोर्ट और कंप्लेंट, नेम ऑफ द कंप्लेनेंट, नेम, पेरेंटेज एंड रेजिडेंस ऑफ द एक्यूज्ड। उसके बाद ऑफेंस, कंप्लेंट ऑफ एंड ऑफेंस प्रूव्ड एंड इन केस, ये सारी चीज़ें उसमें आपको देनी है। फाइंडिंग उसकी क्या आई, फाइनल ऑर्डर क्या आया, ये आपके सारी 263 में आ जाता है। बस रिकॉर्ड क्या बनेगा समरी ट्रायल में, इतना इसको एक बार पढ़ लीजिएगा, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। 264 जजमेंट इन केस ट्राइड समरीली। देखिए ये कह रहा है कि इन एवरी केस ट्राइड समरी इन विच एक्यूज डज नॉट प्लीड गिल्टी, जिसमें एक्यूज गिल्टी प्ली नहीं करता है। मैजिस्ट्रेट शैल रिकॉर्ड द सब्सटेंस ऑफ द एविडेंस एंड द जजमेंट कंटेनिंग द ब्रीफ स्टेटमेंट ऑफ द रीजन फॉर फाइंडिंग। भाई वो एक दे देता है जजमेंट, यहाँ ज़्यादा लेंथी प्रोसेस नहीं होती है, चलाया इसलिए जाता है सो दैट कि कोर्ट्स का टाइम बचे, पार्टीज़ का टाइम बचे, जस्टिस जल्दी मिल सके। फिर एक इम्पॉर्टेंट आ जाता है लैंग्वेज ऑफ कोर्ट। लैंग्वेज ऑफ कोर्ट देखिए 272 CRPC और उसके बाद 372, और हमने 211 में सब सेक्शन 5 में जब लैंग्वेज में चार्ज फ्रेम किए थे तो भी लैंग्वेज ऑफ कोर्ट की बात की थी, ये भी उसी की बात करता है, ठीक है। लैंग्वेज ऑफ रिकॉर्ड एंड जजमेंट, बस इतना इसमें याद रखिएगा कि जितने भी रिकॉर्ड और जजमेंट है शैल बी रिटन लैंग्वेज ऑफ द कोर्ट। ये लैंग्वेज के बारे में अभी हम 272 में डिटेल में पढ़ेंगे। हाई कोर्ट यहाँ ऑथराइज करता है किसी भी मैजिस्ट्रेट को कि जो ऑफेंस समरीली ट्राई कर रहे हैं कि वो जो ऐसा रिकॉर्ड प्रिपेयर करेगा, जो रिकॉर्ड अभी आपने 263 में पढ़ा था, ठीक है, बाय द CJM एंड रिकॉर्ड ऑफ जजमेंट सो प्रिपेयर्ड शैल बी साइंड बाय सच मैजिस्ट्रेट, उसके द्वारा वो साइन भी होगी। लैंग्वेज ऑफ रिकॉर्ड एंड जजमेंट के बारे में यहाँ बताया है कि जजमेंट कैसी होगी, वो क्या होगा। आफ्टर दिस प्ली बार्गेनिंग आती है। प्ली बार्गेनिंग में आपको बता दूं कि ये आपका जो है 5 जुलाई 2006 से लागू हुआ था। क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट 2005 में के तहत इसको डाला गया था, चैप्टर 21A। 265 से लेकर के A से 265L तक यहाँ इंसर्ट किया गया था। प्ली बार्गेनिंग मीन्स व्हेन यू बार्गेन समथिंग। प्ली बार्गेनिंग वैसे 3 तरह की होती है, सेंटेंस बार्गेनिंग, चार्ज बार्गेनिंग एंड फैक्ट बार्गेनिंग। 154th जो रिपोर्ट आई थी लॉ कमीशन की, जहाँ पे मालिमत कमेटी जस्टिस VS मालिमत साहब थे, उन्होंने इसके बारे में प्रोविजंस दिए थे, तब इसको डाला गया था। और यह केस जरूर नोट कर लें, विजय मोशेदास वर्सेस स्टेट 2010 का, उत्तराखंड हाईकोर्ट का ये मामला है। और यहाँ पे क्या था कि प्ली बार्गेनिंग का जो नेचर बताया गया था वो बताया गया था मैंडेटरी। और सबसे पहले इसको जस्टिस मोहन शांतनागर, इन्होंने है सबसे पहले इसको इस वर्ड को यूज किया था इंडिया में। जस्टिस मोहन शांत नागदर, ये थे जिन्होंने पहली बार इसको यूज किया था। प्ली बार्गेनिंग के बारे में थोड़ा सा समझते हैं।
देखिए, एन अरेंजमेंट बिटवीन द प्रोसिक्यूटर डिफेंडेंट वेयर बाय द डिफेंडेंट प्लीड्स गिल्टी टू ए लेसर चार्ज, यानी कि हाँ चार्ज फ्रेमिंग होती है इंडिया में कि भाई ठीक है मैं मानता हूँ मुझसे गलती हुई है लेकिन मुझे थोड़ी सी रियायत दे दी जाए, ये आपकी प्ली बार्गेनिंग होती है। प्ली बार्गेनिंग जो है आपका सेक्शन 265A से 265L तक है। 154th रिपोर्ट पे आई थी मालीमत कमेटी, जस्टिस VS वालीमत साहब। क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2005 एडेड चैप्टर 21 विद इफेक्ट 5 जुलाई 2006। कब दी जा सकती है, कब अप्लाई, ये एक्चुअली हमेशा ही एक्यूज्ड की तरफ से, डिफेंस की तरफ से ये जो है एप्लीकेशन दी जाती है कि आई एम रेडी फॉर प्ली बार्गेनिंग। कोर्ट सुओ मोटो नहीं लेता है ये, जब मैक्सिमम पनिशमेंट जो है वो 7 साल तक की हो। समरी ट्रायल में था 2 साल तक, यहाँ है 7 साल तक। जहाँ पे ऑफेंस डज नॉट अफेक्ट द सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ कंट्री। सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन क्या होगी, सोशियो इकोनॉमिक ऑफेंसेस की एक लिस्ट जारी करता है सेंट्रल गवर्नमेंट। When the offences are not committed against a woman or child below the 14th year are excluded। भाई कोई भी महिलाओं के खिलाफ किया गया अपराध या 14 वर्ष से कम के बच्चों के लिए किया गया अपराध, ये यहाँ से एक्सक्लूड है, इनमें आप इनके में प्ली बार्गेनिंग के नहीं जा सकते। अभी बेरेक्ट देख लेते हैं। मैंने वैसे मोटी इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको बता दी हैं कि जब भी रिपोर्ट हैज़ बीन फॉरवर्ड बाय आईओ जब रिपोर्ट देता है अंडर सेक्शन 173, तो कोई भी 7 साल से जो कम के अपराध होते हैं उनके लिए ही प्ली बार्गेनिंग की एप्लीकेशन दी जा सकती है। मैजिस्ट्रेट जो कॉग्निजेंस लेगा अदर देन ऑफेंस, जहाँ पे पनिशमेंट 7 साल से ज़्यादा नहीं है, अब वो क्या करेगा, यहाँ पे वो एग्जामिन करेगा कंप्लेनेंट को और विटनेस को। अब वो क्या करेगा, इशू प्रोसेस कर देगा। ये कहाँ अप्लाई नहीं होगा, वेयर सच ऑफेंसेस अफेक्ट द सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ कंट्री एंड हैज़ बीन कमिटेड अगेंस्ट अ वुमेन और ए चाइल्ड बिलो एज ऑफ 14 ईयर्स। ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहाँ से कभी कभी पूछा जा सकता है क्वेश्चन। अब सेंट्रल गवर्नमेंट जो है सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ कंट्री के लिए कौन से ऑफेंस अफेक्ट करते हैं, इनकी एक लिस्ट जारी करती है। बी बताता है कि एप्लीकेशन फॉर प्ली बार्गेनिंग, ये हमेशा याद रखिए, ओनली एक्यूज्ड पर्सन कैन फाइल दिस। और इसमें एप्लीकेशन देने का मतलब होता है कि सज़ा होनी ही होनी है। ही मे फाइल एप्लीकेशन इन द कोर्ट इन विच सच ऑफेंस इज पेंडिंग फॉर ट्रायल। एप्लीकेशन जो होगी उसमें एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन होगा, ऑफेंस इंक्लूड होगा, एक एफिडेविट उसमें लगेगा, एक्यूज इसको स्वॉर्न करेगा और कि वो वॉलेंटियरली दे रहा है और वो इससे पहले कभी कन्विक्शन नहीं मिला है उसको। ये सारी की सारी चीज़ें उसमें लिखी जाएंगी। अब जब ये एप्लीकेशन मिल जाएगी तो कोर्ट क्या करेगा, एक नोटिस इशू कर देगा, ठीक है, किसको, पब्लिक प्रोसिक्यूटर को और कंप्लेनेंट को, कि एक्यूज भाई प्ली बार्गेनिंग करना चाहता है, और एक्यूज को भी, और वो एक डेट फिक्स कर देगा कि तुम आप सब लोग इस दिन आ जाओ और मिल बैठ के मोल भाव कर लेते हैं। देखिए सारी चीज़ें कितनी सही हैं, सिर्फ आप बोल्ड वर्ड पढ़ लीजिए, पूरा बेरेक्ट क्लियर हो जाएगा आपको। अपने उसमें इसीलिए हाईलाइट क्या करें, अगर आपने सिर्फ ये पढ़ लिया तो आपके माइंड में जिस्ट रेडी हो जाती है और आप बहुत अच्छे से आंसर कर सकते हो MCQs। आपको डिटेल में देखना है तो डिटेल में प्ली बार्गेनिंग का पूरा वीडियो अवेलेबल है, आप फुल डिटेल में जा सकते हैं। अब सब सेक्शन 4 बोलता है कि कोर्ट एग्जामिन करेगा एक्यूज्ड को इन कैमरा। इन कैमरा प्रोसीडिंग होती है जहाँ प्राइवेसी में, बाहर जो मैजिस्ट्रेट जिसको चाहता है वही रहता है, सब लोग नहीं रहते हैं। नॉर्मल केसेस में आम आदमी भी कोर्ट में जा सकता है। अदर पार्टी इन द केस शैल नॉट प्रेजेंट, दूसरी पार्टी जो है वहाँ पे प्रेजेंट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उससे पूछेगा अकेले में कि भाई तुम्हें सज़ा मिलेगी इस बात की, आर यू वॉलंटरीली, जैसे कि 164 में कन्फेशन के टाइम पूछता है वैसे ही। अब कोर्ट सेटिस्फाई हो गया कि एक्यूज्ड वॉलंटरीली दे रहा है तो वो उसको टाइम प्रोवाइड कराएगा, किसको, पब्लिक प्रोसिक्यूटर को और कंप्लेनेंट को, ठीक है, और एक्यूज्ड को भी, और उनको बोलेगा कि एक म्यूचुअल सेटिस्फैक्ट्री डिपोजिशन, एक मीटिंग कर लो यार, और एक्यूज्ड कुछ कंपनसेशन के ऊपर एग्री हो जाते हैं और एक फर्दर डेट दे देता है कि इस बीच में आप मिल बैठ के बात कर लो। अब कोर्ट देखता है कि अगर इनवॉलंटियर है तो इन दैट केस, या वो प्रीवियसली कन्विक्ट हो चुका है पहले, तो भाई वो एप्लीकेशन जो फाइल है वो क्या हो जाएगी, उसकी कैंसिल हो जाएगी और दोबारा से नॉर्मल ट्रायल चालू हो जाएगा। अब जो केस इंस्टीट्यूट हुआ पुलिस रिपोर्ट पे,
वहाँ एक नोटिस इशू किया जाएगा पब्लिक प्रोसिक्यूटर के साथ साथ में पुलिस ऑफिसर को भी, आईओ को भी जाता है, एक्यूज को जाता है, विक्टिम को जाता है, ठीक है, टू पार्टिसिपेट इन मीटिंग। यानी कि अगर कंप्लेंट पे है तो कंप्लेनेंट, उसका वकील, एक्यूज और उसका वकील। अगर भाई पुलिस रिपोर्ट पे तो आईओ भी इसमें शामिल हो जाएगा। इट शुड बी कंप्लीटेड वॉलंटियरली। एक्यूज्ड जो है अगर वो डिज़ायर करता है पार्टिसिपेट करना अपने प्लीडर के साथ, तो अपने वकील के साथ वो आ सकता है। अब जो अदर देन पुलिस रिपोर्ट आते हैं उसमें कोर्ट नोटिस किसको इशू करेगा, एक्यूज्ड को और विक्टिम को, वकील को तो साथ लाएंगे ही। 265D कहता है कि रिपोर्ट ऑफ म्यूचुअली, अभी मीटिंग कर ली, मीटिंग करने के आप लोगों की बातचीत होगी, जो सेटिस्फैक्ट्री डिस्पोजिशन आपकी आई, अगर वो काम कर गई तो कोर्ट क्या करेगा, रिपोर्ट प्रिपेयर करेगा, उसमें साइन करेगा जज साहब, और सारे पर्सन साइन करेंगे जो मीटिंग में हिस्सा थे, विक्टिम था, एक्यूज था, उसके वकील थे, आईओ था, सब उसमें साइन करेंगे। और मान लो भाई ऐसा समझौता नहीं हो पाया तो कोर्ट उसका भी रीज़न रिकॉर्ड करेगा और क्या करेगा, अब दोबारा से उसमें नॉर्मल ट्रायल उसका चला देगा। अब डिस्पोजल ऑफ केस कैसे होगा भाई, यहाँ पे जो कोर्ट क्या करेगा, कंपनसेशन अवार्ड कर देगा कि तुम मानते हो तुमने गलती की है कि तो तुम इतना कंपनसेशन दो। और जो क्वांटम ऑफ पनिशमेंट है, ठीक है, और या तो उसको रिलीज कर देगा 360 में एडमोनिशन दे के। उसके 265E में जो डिस्पोजल ऑफ केस आगे बताया गया है, ये कहता है कि भाई कोर्ट ने पाया कि मिनिमम पनिशमेंट हैज़ बीन प्रोवाइडेड। अगर लॉ में जैसे होता है ना कि मिनिमम 3 years कैन एक्सटेंड अप टू 10 years, यही है ना, इस तरह से आपके आईपीसी में पनिशमेंट दी होती हैं। तो जो मिनिमम पनिशमेंट है, डिफ़ॉल्ट ऑफ फाइन में हम मैक्सिमम लेते हैं, प्ली बार्गेनिंग में मिनिमम लेते हैं। अगर मिनिमम है तो उसकी हाफ उसको सज़ा दे देगा, 3 साल मिनिमम है, 1.5 साल दे देगा। लेकिन फिर यहाँ अपील नहीं होती है, ये भी याद रखना है। अब कोर्ट देखता है जो ऑफेंस कमिट किया एक्यूज्ड ने, वो भाई अब क्लोज बी में कवर नहीं हो रहा है, ना ही क्लोज सी में कवर हो रहा है, तो वो 1/4 दे देगा किसका, पनिशमेंट जो कि एक्सटेंडेबल है, जो कि आप डिफ़ॉल्ट ऑफ फाइन में देते हो। ठीक है भाई, मिनिमम है, देखो इतना याद रखो, मिनिमम है तो हाफ, और नहीं है तो जो मैक्सिमम है उसका 1/4। यहाँ से क्वेश्चन आपका बस बन जाता है। फिर आती है जजमेंट 265F में। जजमेंट जो है कोर्ट की, हमेशा यहाँ क्वेश्चन क्या बनता है कि कैसे दी जाती है, तो इट मस्ट बी इन ओपन कोर्ट, ये बिल्कुल याद रखिएगा, इट मस्ट बी इन ओपन कोर्ट, हमेशा ओपन कोर्ट में होगी जजमेंट, ये पहले क्वेश्चन पूछा जा चुका है। और उस पर साइन करेगा मैजिस्ट्रेट। फाइनलिटी ऑफ जजमेंट, नो अपील, अगेन 1 MCQ इम्पॉर्टेंट। एक्सेप्ट SLP, स्पेशल लीव पेटिशन दे गए आर्टिकल 136 में, या रिट पेटिशन अंडर आर्टिकल 226, 227 में, सेल बी लाई इन द कोर्ट अगेंस्ट सच जजमेंट। भाई अपील ऐसे तो नहीं होगी, लेकिन स्पेशल लीव पेटिशन में हो सकती है कि वहाँ पे वो अलाउ कर दे। अब कोर्ट की पावर क्या होंगी ये आपको बताएगा 265H। ये कह रहा है कि कोर्ट फॉर द पर्पज ऑफ डिस्चार्जिंग इट्स फंक्शन अंडर दिस चैप्टर ऑल द पावर वेस्टेड इन रिस्पेक्ट ऑफ बेल, ट्रायल, ऑफेंस, जो नॉर्मल उसको CRPC ने पावर्स दी हो, सारी पावर उसके पास रहेंगी। अब 265I ये कहता है कि भाई जो सज़ा काट ली ना वो सेट ऑफ हो जाएगी, इसमें पुलिस रिमांड भी इंक्लूड होगा, यानी कि सेक्शन 428 यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। 428 आपका क्या बात कर रहा है, यही तो कह रहा है 428 कि जो सज़ा आप काट चुके वो सेट ऑफ हो जाएगी। भाई मान लो आपको उसने 1.5 साल की सज़ा दी थी, प्ली बार्गेनिंग में 3 साल मिनिमम थी, और आप रहे थे 2 महीने तक, आप हो गए थे जुडिशियल कस्टडी में, जिसमें 15 दिन आपके पुलिस रिमांड था और बाकी आपका 1.5 महीना जो है आपका किस में था, जुडिशियल कस्टडी में था। तो भैया 2 मंथ सेट ऑफ हो जाएंगे इसमें से, अब आपको 1 साल 4 महीने की सज़ा काटनी पड़ेगी। ये इतनी सी बात कह रहा है। उसके बाद आ जाइए जे, ये कह रहा है कि भाई जो प्ली बार्गेनिंग का चैप्टर है ये इनकन्सिस्टेंट हो या ना हो CRPC से, तो ये उस पर कोई इफेक्ट नहीं डालेगा। अब पब्लिक प्रोसिक्यूटर का वही मीनिंग है जो सब सेक्शन 25 में हमने पढ़ा है। स्टेटमेंट ऑफ एक्यूज नॉट टू बी यूज्ड। अब आता है सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से, कि मान लीजिए भाई यहाँ पे मैं जो एफिडेविट भी दिया था यहाँ तो, और एफिडेविट में उसने बोला कि जनाब मैं तो जी गलती होगी, मेरे से तो बहुत बड़ा नुकसान हो गया, बताओ मैं क्या करूँ, मैंने इसको पीटा था उस दिन,
तो ये उसका सेल्फ इंक्रीमेटरी स्टेटमेंट हो गया, जो कि 20 के 3 आर्टिकल 23 उसको एक फंडामेंटल राइट की प्रोटेक्शन देता है। अगर प्ली बार्गेनिंग यहाँ पे उनका एक सेटिस्फैक्टरी पोजीशन नहीं हो पाता है, प्ली बार्गेन नहीं कर पाते हैं, तो जब वो दोबारा से नॉर्मल ट्रायल में आएगा केस, तो वहाँ पे उसको उसकी स्टेटमेंट को उसके खिलाफ यूज़ नहीं किया जाएगा। ये यहाँ पे याद रखना है। फिर 265 नॉन एप्लीकेशन ऑफ द चैप्टर नथिंग इन दिस चैप्टर शैल अप्लाई टू द एनी प्रोविजन ऑफ चाइल्ड। जो आपका जुवेनाइल जस्टिस एक्ट है ना, इस पर कोई 2015 में अमेंड हो गया है वैसे ये एक्ट, इस पर कोई इफेक्ट नहीं डालेगा। सेक्शन 27 को इसके साथ पढ़ें, जहाँ पे CJM ट्राई कर सकता है, 16 ईयर CJM। ये तो शॉर्टकट चीज़ है ना, इनको याद करते रहा करें बीच में। तो यहाँ पे आपका प्ली बार्गेनिंग खत्म हुआ। तो हमारे सारे ट्रायल यहाँ तक खत्म हो गए हैं। तो आप बताइए कि आपको कैसा लगा यहाँ तक सारे ट्रायल सुन के। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आज पार्ट 4 को भी हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट पार्ट 5 स्टार्ट करेंगे, और वो हम आपका 266 से स्टार्ट करेंगे, जहाँ पे अटेंडेंस ऑफ पर्सन कन्फाइंड और डिटेन इन प्रिजन। जेल से जब किसी को बुलाना होता है तो उसके बारे में क्या प्रोविज़न है, वो CPC के साथ में पढ़ेंगे। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दें। अगर आप कोई सजेशन है तो आप मुझे मेल करें, टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करें, और साथ साथ इंस्टाग्राम पर भी हमें फॉलो करें, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको क्विक रिवीजन सीरीज़ कैसी लग रही है। देखिए, पार्ट में बनाने को आपने जनरली यूट्यूब पे देखा होगा कि 2 पार्ट में, एक पार्ट में पूरी CRPC बता देते हैं। इतना लंबा वीडियो आप देखेंगे नहीं। बनाने को मैं 4 घंटे का बना दूंगा, लेकिन आप उसको देखेंगे नहीं। छोटे छोटे वीडियोज़ में, जैसे आज एक मैं सारे वीडियो एक साथ भी इसलिए नहीं डाल रहा हूँ, सो दैट कि आप एक वीडियो देखने के बाद आपके पास समय होना चाहिए कि आप उसको रिवाइज कर पाएँ। पूरा CRPC का वीडियो देख के अगर आप रिवाइज करेंगे तो आप रिवाइज नहीं कर पाएंगे। एक वीडियो देखिए, 50, 60, 70, 80 सेक्शन जितने इसमें हैं, उसको कवर कीजिए, रिवाइज कीजिए, फिर दूसरा वीडियो देखिए, फिर उसको रिवाइज कीजिए। इससे आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। अगर आपको लगता है कि नहीं एक ही वीडियो बनना चाहिए, तो CRPC का तो हमने पार्ट में बना दिया है। कमेंट ज़रूर कीजिएगा इस वीडियो पे, तो फिर हम एक पूरा CPC का एक ही वीडियो बनाएंगे 4 या 5 घंटे का। लेकिन वो आपके सजेशन के ऊपर है कि हम पार्ट बाय पार्ट बनाएं या फिर एक ही वीडियो बनाएं।